चलिए ध्यान दीजिए, हमारे सामने आज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की, इन्हीं के बारे में पूरा कवर कप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ग्रुप 15 आप जानते हो कहते कैसे हैं। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। आपको मैंने इनके एग्जांपल भी दिए थे, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ये फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ हो गया। तो ग्रुप 15 के जो बेसिक एलिमेंट है उनके बारे में तुम्हें आइडिया है। इनकी जो कुछ एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुका था, यहां पर भी मैं थोड़ा बहुत बस डिस्कशन करना चाहूंगा, ध्यान दो। आपको मालूम है कि जब मैं यहां पर ग्रुप नंबर 15 की बात करता हूं, ग्रुप नंबर 15 पे ही मैं अब बिल्कुल रहूंगा। ग्रुप नंबर 15 में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, तो आपको यह चीज मालूम होनी चाहिए कि ग्रुप नंबर 15 में जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हो, तो नीचे की तरफ आने पर जो एटॉमिक साइज है मेरा प्यारा बच्चा वो बढ़ता है, एक नॉर्मल ट्रेंड होता है। और लेफ्ट टू राइट जाने पे जो साइज होता है वो मेरा प्यारा बच्चा कम होता है। अगर ग्रुप नंबर 15 के साइज को किसी से कंपेयर करना हो तो आपका यही रूल लगेगा। मतलब जैसे ग्रुप नंबर 14 का कोई एलिमेंट है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन है, या ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट की मैं बात कर दूं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ग्रुप नंबर 17 की मैं बात कर लूं फ्लोरीन, क्लोरीन, तो आपको मालूम है लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम होता है, तो इनके कंपैरिजन में नाइट्रोजन, फास्फोरस का साइज कम होगा, जबकि नीचे जाने पे साइज बढ़ता है। ये चीज मुझे बोलना ना पड़े, मैं आगे चल के जब कई प्रॉपर्टी सिखा रहा हूंगा तो मैं बताऊंगा कि ग्रुप में नीचे आने पे देखो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो आपको मतलब पता होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात देखो, दूसरी बात है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मैंने एक मतलब समझाया था। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि बॉन्ड बनने का नेचर, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। अब एक चीज समझो, देखो अगर मैं ग्रुप नंबर 15 का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन करूं तो आप देख रहे थे कि कहानी कुछ इस तरीके से आ रही थी। NH2 NP3, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे। आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी हैं? पॉसिबिलिटी नंबर 1, या तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे, इलेक्ट्रॉन मतलब किसी को शेयर करने के लिए वो प्रोवाइड करे, या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले। देखिए ये दो टेंडेंसी होती है, माना वो किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले ले बॉन्ड बनाने के लिए, या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को प्रोवाइड किए बॉन्ड बनाने के लिए। उस बेसिस पे अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है बॉन्ड बनाने के लिए तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ले रहा है तो -3। ठीक, अगर माना पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करवा रहा है तो हो सकता है -5 या +5, अगर किसी को दे रहा है बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अगर तुम यहां पर कॉन्फ़िगरेशन देखो तो NH2 NP3, तो आप देख रहे हो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो 3 2 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट तो वेरी करता है, कहीं +1, कहीं +2, कहीं पे +3, कहीं पे +4, अलग अलग कंडीशन आएंगी। किसी कंडीशन में देखने को मिलेगा कि केवल वो एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवा रहा है बॉन्ड बनाने में तो +1, कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवा रहा है बॉन्ड बनाने में तो +2, कहीं पे 3 पार्टिसिपेट करवाएगा तो +3। तो जनरली क्या देखने को मिलता है, या तो 3 पार्टिसिपेट कराता है या 5 कराता है। तो इनका इन जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 एंड +5 होता है। ठीक, मतलब अगर मैं ग्रुप नंबर 15 की बात करूं तो जो मोस्ट जनरल, ऐसा नहीं कि बीच में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई कंपाउंड ही नहीं मिलेगा या +2 का कोई कंपाउंड ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, ये मतलब एक रेंज में ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो आप ये याद रखना कि जो मोस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 एंड +5 है, लेकिन वो रखते कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट है, -3 से +5 तक कई सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। लेकिन यहीं पे बोला गया कि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं, क्योंकि ये थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं, नीचे जाने साइज भी बढ़ रहा है, इनका साइज भी ग्रुप में छोटा है, तो जब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा है तो इनका नेचर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का ज्यादा रहता है। मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा शो करना पसंद करते हैं। मतलब ये अधिकतर कंपाउंड में -3 शो करना पसंद करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई ना निकाल लेना कि और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा नहीं। हम इन जनरल की बात करते हैं कि ज्यादातर कंपाउंड में देखने को मिलेगा कि ग्रुप नंबर 15 +3 या +5 शो करेगा, नाइट्रोजन फास्फोरस -3 शो करेंगे, लेकिन ओवरऑल ये रहता है कि इसकी पूरी रेंज होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो -3 से +5 तक कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, डिपेंड ऑन द दैट कंपाउंड, कितने इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करवा रहा है, कितने एक्सेप्ट कर रहा है, इस बेसिस पे अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा।
लेकिन जो आपको दिमाग में रखना है वो बस इतना रखना है कि नाइट्रोजन फास्फोरस जनरली -3 शो करते हैं, बाकी जो अदर्स हैं वो जनरली +3 एंड +5 शो करते हैं। बाकी इनकी रेंज इतनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट का और कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा, परेशान ना हो। रही बात आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का बेसिक ट्रेंड आप जानते ही हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, आपको ये चीज पता है बहुत अच्छे से। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होता है, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि साइज जो होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है। जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता चला जाएगा न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता चला जाएगा। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है, और नीचे आने पे आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो मेरा प्यारा बच्चा डिक्रीज होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस हैं जो क्लास 11 में भी पढ़ा था, इसलिए इसको याद जरूर रखना, क्योंकि चैप्टर में अगर हो तो कंपैरिजन आ सकता है। अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं और मैं ग्रुप 14 की बात करूं, ठीक है जी, और मैं यहां पर ग्रुप 16 की बात करूं, तो ये तो ऑब्वियस है कि आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 की 14 से तो ज्यादा होगी, ये तो नॉर्मल ट्रेंड है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक एक्सेप्शन केस जो क्रिएट होता है वो ये कि ग्रुप 15 में और ग्रुप 16 में नियम के अकॉर्डिंग इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 की। क्यों? क्योंकि वो राइट साइड में है, और राइट साइड में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो ग्रुप 16 की ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन क्रिएट होता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है ग्रुप 15 का वो ज्यादा हो जाता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 16 के। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी को दूसरे क्वेश्चन की फॉर्म में भी बना देते हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, पहला एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस से क्यों ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन से, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जो फास्फोरस है वो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर से क्यों ज्यादा है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं, समझो जरा, इसको समझ लो अच्छे से, नहीं तो कंफ्यूजन ना रहे। ये हुआ नाइट्रोजन, ये हुआ फास्फोरस, ये हुआ आर्सेनिक एंड सो ऑन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड सो ऑन। इट इज ग्रुप नंबर 15, और ये क्या है? ग्रुप नंबर 16। नियम के अकॉर्डिंग, जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग 16 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि नियम देखो ये क्या कह रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। लेकिन देखने को क्या मिला कि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होती है? 15 वाले की। रीजन आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्लास 11 में पढ़ा है। क्या कोई बता सकता है क्या रीजन होता है? कोई भी? इला, अफान, अथर सिंह कैमरा ऑन, तुरंत कैमरा बंद हो गया सबका, फिर बताइए जल्दी से। अरे ये क्या बात हुई? तुम लोग 12th में आ गए हो। प्रियांशी गुप्ता बताओ। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 की 16 से ज्यादा क्यों होती है? सर बोलो हाफ फिर। शेल्ड होता है, हाफ शेल्ड फील्ड होती हाफ सील्ड नहीं होता है, हाफ फील्ड होता है। है। शेल शेल हाफ सेल। शेल हाफ फील्ड होती है। तो हाफ सेल का क्या मतलब होता है? सेल तो पूरी ही होती है, हाफ फील्ड होता है सेल, ठीक है। यहाँ हाफ फील्ड होता है, हाफ सेल का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये सब चीजें यार तुमने क्लास 11 में अगर नहीं पढ़ी हैं तो थोड़ा सा चिंता वाली बात है। यही देखो अंतर होता है कि ऑफलाइन ऑनलाइन का। ग्रुप 15 का जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता था दैट इज NH2NP3, ये आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता था। अब आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलना होगा वो यहीं से निकलेगा, और P3 जो है वो हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड होने का मतलब क्या है कि देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है, और आपको मैं बता दूं जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, मतलब उनकी स्टेबिलिटी थोड़ा ज्यादा होती है। इसके पीछे क्लास 11 में रीजन पढ़ाए जाते थे, सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बस आप इतना याद रखो कि इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP4, अगर ग्रुप 15 से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो P3 से निकालना पड़ेगा, और 16 से निकालना है तो P4 से निकालना पड़ेगा। तो रीजन क्या है? आप बोलोगे कि NP3 इज हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज एक्स्ट्रा स्टेबल, जो कि मेरा प्यारा बच्चा क्या होता है? एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, जो कि क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। सो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो मेरा बच्चा ग्रुप 15 की ज्यादा हो जाती है ग्रुप 16 से। आप चाहो तो और एक लाइन ऐड कर सकते हो, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्रुप 15 इज डिफिकल्ट देन 16। देखिए कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कोई लाइन रटवा नहीं रहा हूं क्वेश्चन आंसर।
आप सीधी सी भाषा में आंसर ये है कि यहाँ का जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NH2NP3 और यहाँ का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP4 और P3 से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, बात खत्म। P3 से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन क्यों होता है? क्योंकि P3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अपने को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो तुमको थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब अच्छा, ये क्वेश्चन अगर 15-16 में आए तो इस तरीके से बोलोगे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में जब आएगा क्वेश्चन तो क्या बोलोगे? तो यहां पर आपको n की वैल्यू रखनी पड़ेगी। आप ऐसे लिखोगे 2s2 2p3 और यहां पर क्या लिखोगे 2s2 2p4। मतलब ये नहीं कि NH2NP3 करके लिख देना, इसमें प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करना। आप ऐसे बोलना कि अगर नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, इफ वी वांट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइट्रोजन देन वी हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2p3 while in oxygen we have to remove electron from 2p4 and to remove electron from 2p3 is more difficult in comparison to p4। क्यों? just because of p3 is half filled configuration और इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन है तो आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की अपने आप ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी, या ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 से ज्यादा हो जाएगी। तो इस चैप्टर में ये 11th का जो एक्सेप्शन केस था वो आ जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली ज्यादा होती है ग्रुप 16 से, ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में रखो। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो रही बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो नॉर्मल ट्रेंड्स, जो नॉर्मल उसका ट्रेंड होता है वो नॉर्मल वही ट्रेंड रहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, और नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है मेरा प्यारा बच्चा, कम होती है। देखिए ये वही पुराना नॉर्मल ट्रेंड, इसमें कोई ज्यादा खास बदलाव नहीं है, इसको ऐसे ही याद रखना है। चलिए, दो चीजें सिखा दिया, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक बात समझो, वो ये है कि नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का मतलब जो एटम होंगे वो एक दूसरे को टाइटली थोड़ा बाउंड करके रखेंगे, मजबूती से बांध के रखेंगे, इसलिए नीचे जाने पे मेल्टिंग पॉइंट पहले क्या होता है, बढ़ता है, नाइट्रोजन टू आर्सेनिक। लेकिन बाद में एंटीमनी टू बिस्मिथ ये डिक्रीज होने लगता है मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा, यहां पर दो तीन बातें मेरी समझ लेना, कंफ्यूज ना हो। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों एक साथ लिखा है, इसलिए कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, मैं इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करता हूं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। एक्चुअली कभी कभी मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है मेल्ट करना। मेल्ट करने का मतलब सॉलिड के पार्टिकल को दूर दूर करना, लिक्विड में कन्वर्ट करना। अगर पार्टिकल के बीच में किसी भी तरीके का अट्रैक्शन फोर्स है तो उनको सेपरेट करना पार्टिकल को कठिन होगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये सीधा सा नियम है। अब कहानी क्या कहता है कि जैसे ही हम एंटीमनी टू बिस्मिथ जाएंगे तो आपको मालूम था कि नीचे आने पे क्या लगता था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। नीचे आने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता था। इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्या होता था, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता था, उस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी थी वो बढ़ती थी। मतलब नीचे वाले फिर क्या पसंद करते हैं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें। +5 +3 है तो नीचे वाले +3 शो करना शो करेंगे। +3 का मतलब केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एक तरीके से नंबर ऑफ बॉन्ड में भी कमी आएगी, और नंबर ऑफ बॉन्ड में कमी आएगी तो मतलब बॉन्ड कमजोर हो गए, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट नीचे आने पे क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। ये चीज थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा मेरा प्यारा बच्चा। आप देखोगे क्या, आप ये देखोगे कि जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं, जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे की तरफ आने पर देखो क्या है कि क्या करता है, 3 बॉन्ड बनाता है 5 की जगह पे, +5 ऑक्सीडेशन की जगह पे +3 शो करता है। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कम बॉन्ड शो करेगा, इससे मेल्टिंग पॉइंट घटने भी लगता है। तो अगर हम यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जनरली वो नाइट्रोजन, फास्फोरस टू आर्सेनिक पहले क्या होता है, इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है। इंक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होता है पार्टिकल के बीच में। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर नीचे आने पे तो न्यूक्लियर फोर्स कम होता था, तो यहां पर न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, साइज भी बढ़ता है, लेकिन इसकी वजह से 2 एटम्स आपस में ज्यादा क्लोजली बॉन्डेड होते हैं। मतलब सीधा सा नियम यह है यार कि जब कभी भी तुमको प्रूव करना हो कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, बस बात खत्म। मोर नंबर ऑफ बॉन्ड बनाना, ऊपर जनरली क्या करते हैं, +5 शो करते हैं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ही होगा।
और नीचे आने पे वही वैल्यू क्या होने लगती है, घटने लगती है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड डिक्रीज होने लगते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक तो रीजन ये है, बाकी कुछ और जो रीजन आएंगे मैं डिस्कस करूंगा। डेंसिटी इंक्रीज रेगुलरली डाउन अ ग्रुप। डेंसिटी जो होती है, जैसे जैसे नीचे की तरफ हम आते हैं तो डेंसिटी क्या होती है मेरा प्यारा बच्चा, इंक्रीज होती है, क्योंकि मास बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन मास उसके कंपैरिजन में ज्यादा इंक्रीज होता है। इस वजह से देखा गया कि डेंसिटी नीचे आने पे क्या होती है मेरा प्यारा बच्चा, इंक्रीज होती है रेगुलर बेसिस पे। तो ये कुछ बेसिक ट्रेंड है, आपको बुकलेट में सेम टू सेम मिल जाएंगे। मैंने कोशिश यही किया कि बुकलेट का ही कंटेंट उठाया, जैसे जब रीड करो तो सेम लैंग्वेज मिले आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रही बात मैक्सिमम कोवलेंसी की, अब एक बात समझो जरा, कोवलेंसी में अगर मैं नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो नाइट्रोजन की बात देखो, होता क्या, नाइट्रोजन में अगर देखा जाए तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2s2 2p3। 2s2 2p3 का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। 2p3 का मतलब कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। तो एक बात समझना कि नाइट्रोजन जनरली क्या कोशिश करता है कि 3 ही बॉन्ड बनाए, 1 2 3 बॉन्ड बनाए, जनरली कोशिश यही करता है। लेकिन जब थोड़ा ज्यादा तुम जबरदस्ती करते हो तो कभी कभी वो 4 बॉन्ड भी बना लेता है। कैसे, ये इस ऑर्बिटल का भी यूज करता है, माना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के तौर पे यूज करे, डोनेट करने के तौर पे यूज करे। तो इस वजह से नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम जो कोवलेंसी शो कर सकता है, मैक्सिमम जो कोवलेंसी शो कर सकता है वो कितना शो कर सकता है, केवल 4। लेकिन जो बाकी के एलिमेंट हैं, यहां से क्वेश्चन क्रिएट होता है, ये क्वेश्चन आता है इसलिए ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ जो एलिमेंट है जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, इनकी सबकी बात करें तो आप कहो सर कॉन्फ़िगरेशन तो इनका भी वही होता है NH2NP3, कॉन्फ़िगरेशन तो सर इनका भी वही होता है NH2NP3। लेकिन एक बात समझो, NH2NP3 ऐसा था, लेकिन इन लोगों में एक और खास बात है। क्या खास बात है सर, इन लोगों में एक खास बात यह है कि ये 3rd पीरियड हो गया, ये 4th पीरियड हो गया, ये 5th पीरियड हो गया। 3rd 4th और 5th पीरियड होने से क्या फायदा, उससे यह फायदा है कि इनके पास डी सबसेल भी है, दे ऑल्सो हैव डी सबसेल। सर डी सबसेल से होने से क्या फायदा, डी सबसेल होने से यह फायदा है कि ये लोग क्या करते हैं कि कभी कभी हीट करने पे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जब आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठेगा और यहां पे चला आएगा। अब देखो कितने बॉन्ड बन सकते हैं टोटल, 1 2 3 4 5। ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड भी बना सकता है। मतलब डी ऑर्बिटल के होने के कारण, डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होने के कारण फास्फोरस, आर्सेनिक और नीचे वाले जो होते हैं वो अपनी कोवलेंसी इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन अपनी कोवलेंसी नहीं इंक्रीज कर सकता है। देखो यहां पर यही लिखा है कि जैसे फास्फोरस इस तरीके कंपाउंड बना सकता है, आर्सेनिक बना सकता है, फास्फोरस एंटीमनी बना सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की जो कोवलेंसी होती है वो मैक्सिमम 4 ही होती है। आपसे अगर माना 1 नंबर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवलेंसी 4 ही क्यों होती है, वाई, तो आप क्या बोलोगे, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए वो अपनी कोवलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। कहानी में देखो यही सब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन जो होता है वो अपनी मैक्सिमम कोवलेंसी 4 तक शो करता है। 4 तक कैसे शो करता है कि कभी कभी वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी को डोनेट करके शो कर सकता है। लेकिन जो फास्फोरस और बाकी के जो मेंबर हैं वो अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल का भी यूटिलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी कोवलेंसी 5-6 तक भी शो कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवलेंसी केवल 4 होती है, बाकी के एलिमेंट अपनी कोवलेंसी को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो हमने क्या क्या बातें अभी तक सीखी समझो। हमने अभी तक केवल एटॉमिक ट्रेंड, नॉर्मल ट्रेंड होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज, नीचे आने पे इंक्रीज। ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन -3, बाकी के +3 +5, लेकिन पूरी की पूरी एक रेंज होती है। यहाँ पे आयनेशन एनर्जी का नॉर्मल ट्रेंड होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, ग्रुप 15 की आयनेशन एनर्जी ग्रुप 16 से ज्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इनका ट्रेंड बताया और मैक्सिमम कोवलेंसी के बारे में बात किया। अब एक और एटॉमिक प्रॉपर्टी बचा है, फिर एटॉमिक प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएंगी। द लास्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी इज मल्टीपल बॉन्ड। आपको मालूम है कि मल्टीपल बॉन्ड बनने का मतलब, आपको यह मालूम है कि मल्टीपल बॉन्ड बनने का मतलब कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बनने का मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं तो आपको यह बात मालूम है कि उसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है।
उनमें क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ऐसे उनमें क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो उससे बनता क्या है, पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस पाई बॉन्ड के टाइप भी कई तरीके के बताए गए, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये जो पाई बॉन्ड बनता है इसको लोग ऐसे बोलते हैं, या तो पी पाई बॉन्ड बोलेंगे, ऐसा नाम सुनने को मिलेगा, या तो पी पाई डी पाई मिलने को मिलेगा, या तो डी पाई सुनने को मिलेगा। मतलब पाई बॉन्ड 3 तरीके के हो गए। पाई बॉन्ड बनते कैसे हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। आपको मालूम है कि भैया जब एटॉमिक ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं। लेकिन ये पाई बॉन्ड 3 तरीके के हो गए, पी पाई डी पाई डी पाई। ये किस पर बेस है कि कौन से ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, करेंगे साइड वाइज ओवरलैप ही, लेकिन कौन से। देखो इसका पी इसके पी के साथ ओवरलैप कर रहा है, देखो इसका पी इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो कौन सा बनना है, पी पाई। इसका पी डी वाले के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो पाई बॉन्ड जो बनेगा उस पाई बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पी पाई डी पाई बोलेंगे। ये दोनों डी साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, इससे जो पाई बॉन्ड बनेगा वो पी पाई डी पाई बनेगा। मतलब पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रही है, उस बेसिस पे पी पाई डी पाई और डी पाई ऐसे बॉन्ड बनते हैं। अब एक बात समझो जरा, मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं, मैं सिखाना यह चाह रहा हूं कि नाइट्रोजन के पास तो डी ऑर्बिटल होता नहीं है, डोंट हैव डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं ना, नहीं होता है। जब नहीं होता है सो इट कांट फॉर्म, इसका मतलब वो नहीं बना सकता है। क्या नहीं बना सकता है, पी पाई डी पाई एंड डी पाई बॉन्ड, क्योंकि जब डी है ही नहीं तो बनाएगा कहां से उसके पास। जब डी ऑर्बिटल होगा तभी तो वो पी पाई डी पाई या डी पाई बना पाएगा, ठीक, तो बना ही नहीं सकता है। इससे फर्क क्या पड़ता है, अब मन में यह आएगा कि भाई इस चीज से सर फर्क क्या पड़ता है। इस चीज से यह फर्क पड़ता है कि ज्यादातर जो एलिमेंट होते थे, जैसे ये देखो फास्फोरस इस तरीके के कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे R3 का मतलब 3 एल्काइल ग्रुप है। इसके पीछे 2 वजह है, कौन कौन सी 2 वजह है, डी ऑर्बिटल का होना ही एक बड़ी वजह है, वैसे मेन वजह, क्योंकि डी ऑर्बिटल के कारण वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकता था। वैलेंसी एक्सटेंड करने के साथ साथ मतलब यहां पर जो पाई बॉन्ड बन रहा था, ये पाई बॉन्ड बन कौन सा रहा था, पी पाई डी पाई बन रहा था। इसका पी और फास्फोरस का डी, ये साइड वाइज ओवरलैप करके इस तरीके का मल्टीपल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजन जो होता है वो इस तरीके का मल्टीपल बॉन्ड नहीं क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसके पास डी होता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है, नाइट्रोजन कई जगह पर तुम देखोगे ऐसे डबल बॉन्ड बनाएगा, कैसे, एन डबल बॉन्ड ओ, कई कंपाउंड में तुम देखोगे एन डबल बॉन्ड ओ। मतलब ये कहना कि नहीं नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता, ये भी गलत है। आप देखोगे नाइट्रोजन कुछ ऐसा बनाता है पाई बॉन्ड, तो ये इसका पी ऑर्बिटल यूज होगा और इसका भी पी यूज होगा। मतलब यहां पे जो पाई बॉन्ड बना है वो किस टाइप का होता है, पी पाई टाइप का होता है। मतलब नाइट्रोजन पी पाई तो बना सकता है, लेकिन वो पी पाई डी पाई और डी पाई ऐसे बॉन्ड नहीं बना सकता। बस ये बात अपने दिमाग में याद रखो। इन्हीं वजह होने की वजह से ये इस तरीके के कंपाउंड नाइट्रोजन नहीं बना सकता। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप चेक करिएगा, लास्ट में क्वेश्चन है कि फास्फोरस कैन फॉर्म दिस टाइप ऑफ कंपाउंड बट नाइट्रोजन कैन नॉट। तो आप क्या बोलोगे कि फास्फोरस हैव डी ऑर्बिटल, फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल है, सो दे कैन फॉर्म पी पाई डी पाई एंड डी पाई बॉन्ड, बट नाइट्रोजन कैन नॉट, नाइट्रोजन ऐसा बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक मल्टीपल बॉन्डिंग, मतलब मल्टीपल बॉन्डिंग बना सकता है, ऐसा नहीं कि मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता है नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन कुछ स्पेसिफिक टाइप के, कि भाई जो यहां पर क्रिएट हुए हैं, यहां पर क्रिएट होने का मतलब पी पाई डी पाई की वो बात करना चाह रहा है। तो नाइट्रोजन इस तरीके के मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता है, नॉर्मल बना सकता है पी पाई टाइप का। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि नाइट्रोजन इस तरीके का कंपाउंड क्यों नहीं बना सकता है, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पी पाई डी पाई एंड डी पाई टाइप बॉन्डिंग। तो ये चीज इतना समझ में आना चाहिए। हम जितनी चीज पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, कोशिश किया करो ज्यादातर बच्चे जितने हैं कैमरा ऑन रखा करो, जिससे मुझे पता चले कि कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं है। उससे ये रहेगा कि मुझे लगेगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं रुक के दोबारा रिवाइज करा दूंगा, दोबारा मैं आपका फेस देख के लगेगा नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा एक बार बोल दूंगा, क्या पता तुम ना बोल पा रहे हो। लेकिन अगर नहीं कैमरा ऑन रहेगा तो मैं तो पढ़ाता चला जाऊंगा, फिर आपको अपने आप देखना मैनेज करना पड़ेगा। फिर चलिए अब आ जाते हैं प्यारा बेटा कहाँ पे, केमिकल प्रॉपर्टी पे। इनकी जनरली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, जो बेसिक ट्रेंड्स थे, वो हमने एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। सबसे पहले हाइड्राइड,
ये है कौन, मैं बात किसकी कर रहा हूं, ग्रुप नंबर 15 की। ग्रुप नंबर 15 की जो जनरल वैलेंसी होती है, आपको मालूम है कि इनकी जनरल वैलेंसी कितनी होती है, -3। ठीक, तो अब आपको मालूम है कि भाई ये जो एलिमेंट है ये वैलेंसी कितनी शो करते हैं, 3। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक, -3। और हाइड्रोजन कितनी वैलेंसी शो करते हैं, 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये किस टाइप का हाइड्राइड बनाएंगे, दे विल फॉर्म द हाइड्राइड लाइक EH3 टाइप का। मतलब ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट जो जनरली देखने को मिलता है वो किस तरीके का हाइड्राइड बनाते हैं, EH3 टाइप का। फॉर एग्जांपल NH3 अमोनिया, PH3 फॉस्फीन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, आर्सेनिक ट्राइहाइड्राइड, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो आप देखोगे कि कुछ इस तरीके के हाइड्राइड आपको देखने को मिलते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं ग्रुप 15 के हाइड्राइड, तो आपके तुरंत दिमाग में ये पूरा टेबल आनी चाहिए कि NH3 PH3 आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड एंड दिस। ग्रुप 15 के हाइड्राइड का मतलब यही हाइड्राइड, ठीक, क्योंकि ये हाइड्राइड किस तरीके बनाते हैं ये। अब जो बताने जा रहा हूं वो ज्यादा जरूरी चीज है। क्यों ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि यहां से तुम अगर पिछले साल के पेपर उठाओ तो पिछले साल के पेपर में आप देखोगे कि कई सारे वेरिएशन अरेंज करने कहता है बताओ कौन करेक्ट अरेंजमेंट है, या इनको थर्मल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, इनको रिड्यूसिंग करेक्टर के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो ये चीज जानकारी बहुत ज्यादा आती है। अब इसी चीज को सिखा रहा हूं, ध्यान दो। पहला आया है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, इसी के बारे में है थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी नीचे आने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, यहां पर मैं लिख दिया कि भाई जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो नीचे आने पे डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों भैया, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब जब मैं हीट करूं तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अगर हीट करने पे बॉन्ड जल्दी नहीं टूट रहा है मतलब वो थर्मल स्टेबल है, और अगर जल्दी टूट जा रहा है मतलब वो थर्मल स्टेबिलिटी उसकी अच्छी नहीं है। तो नीचे आने पे थर्मल स्टेबिलिटी घटती है। क्यों घटती है भाई, ये इसका रीजन देखो। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब नीचे आते हो तो साइज बढ़ता है। देखो नाइट्रोजन और ये आया, फिर फास्फोरस, फिर यहां पर क्या आ गया मेरा बच्चा, ये आर्सेनिक। अब थोड़ा मैं समझाता हूं, यहां पर देखिएगा। हाइड्रोजन तो सेम ही है, मतलब 3 हाइड्रोजन होंगे लेकिन मैं एक ही बना रहा हूं, ठीक, होंगे 3 हाइड्रोजन लेकिन मैं एक ही बना रहा हूं। लेकिन जो सेंट्रल एटम है उसका साइज बढ़ने की वजह से आया क्या अंतर, तुम देखो बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ का मतलब न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। और आपको एक बात पहले से पता है कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होती है बॉन्ड उतना कमजोर होता है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। इस वजह से नीचे आने पे बॉन्ड कमजोर होता जाएगा। जब नीचे आने पे बॉन्ड कमजोर होता जाएगा, वीक होता जाएगा, तो थर्मल स्टेबल थोड़ी रहेगा वो। फिर तो वो हीट करने पे जल्दी ब्रेक करेगा ना, क्योंकि बॉन्ड कमजोर है। दैट्स वाई थर्मल स्टेबिलिटी नीचे आने पे क्या होती है प्यारा बेटा, डिक्रीज होती है। तो रीजन यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नोट्स में भी आपके मिल जाएगा कि डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम जो होता है वो मेरा प्यारा बच्चा इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है वो डिक्रीज होता है। नीचे आने पे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज होता है, बात खत्म। तो ये ऑर्डर याद रखना। कभी माना क्वेश्चन देखो आता कैसे कि अरेंज करने को बोलता है, मैं यहां पर थोड़ा बना भी देता हूं हल्का सा, मैं यहां पर ऐसे बना देता हूं। जो आपको ऑर्डर याद होना चाहिए वो ऐसे कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर कहेगा, लिखेगा, कहेगा थर्मल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, ऐसे कहेगा थर्मल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। यहाँ पे कहेगा रिड्यूसिंग नेचर के अकॉर्डिंग अरेंज करो, रिड्यूसिंग नेचर के अकॉर्डिंग अरेंज करो। कहेगा बेसिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अरेंज करो, किसको, हाइड्राइड्स को। किसके हाइड्राइड्स को, ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स को। कहेगा बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे अरेंज करो, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट में पर्टिकुलर एलिमेंटल फॉर्म की नहीं बात कर रहा हूँ, अब हाइड्राइड की बात करूंगा तो बदलाव पिछले वाले से थोड़ा हो सकता है चेंज हो जाए। अब थर्मल स्टेबिलिटी में आपने ऑर्डर देखा क्या, थर्मल स्टेबिलिटी में आपने सीधा सीधा ऑर्डर ये देखा कि भैया नीचे आने पे थर्मल स्टेबिलिटी घटती है। तो मतलब सबसे ज्यादा अमोनिया की, फिर PH3 का, फिर आर्सेनिक हाइड्राइड का। नीचे आने पे थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो घटती है। तो आप इस वाले ऑप्शन पे टिक कर दोगे अगर ऑब्जेक्टिव है, नहीं तो आप ऐसे ऑर्डर लिखोगे। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे चलो आते हैं। चलो सेकंड प्रॉपर्टी देखो। सेकंड प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग नेचर। अच्छा, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब कितना ज्यादा रिड्यूस करेंगे। अच्छा, रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करना, ये होता है रिड्यूसिंग नेचर। हाइड्रोजन का ऐड होना
अगर मैं कहूं कि भाई यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है, लेकिन जो उसको हाइड्रोजन देगा वो रिड्यूस कर रहा है। मतलब जो जितना जल्दी हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, जो जितना जल्दी हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो मुझे कोई लोग बता सकता है क्या कि इन हाइड्राइड में से नीचे हाइड्रोजन लूज करना ज्यादा आसान है कि ऊपर हाइड्रोजन लूज करना ज्यादा आसान है? कोई एक लोग। डाउन साइड, नीचे। हाँ नीचे, नीचे नीचे हाइड्रोजन लूज करना ज्यादा आसान क्यों है? एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है। हाँ, तो radius ज्यादा है। सेंट्रल एटम की रेडियस ज्यादा होती है, जिससे यहाँ देखो आप अपनी जानकारी को आधा मत लिखना, नहीं नंबर कटेंगे। आप जब इतना जानते हो तो पूरी लैंग्वेज लिखना कि सेंट्रल एटम की रेडियाई बढ़ती है, दैट्स वाई बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, दैट्स वाई बॉन्ड बिकम वीक। तो आंसर देखो वही मिल गया कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो नीचे आने पे क्या होता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब बॉन्ड कमजोर, बॉन्ड कमजोर का मतलब ज्यादा एनर्जी थोड़ी देनी पड़ेगी, कम ही एनर्जी देकर काम चल जाएगा। तो नीचे आने पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटती है, बॉन्ड जल्दी टूटेगा, बॉन्ड जल्दी टूटेगा, सो दे कैन प्रोवाइड हाइड्रोजन मोर इजिली। मतलब ये नीचे वाले हाइड्रोजन जल्दी इजिली प्रोवाइड करेंगे। जब वो जल्दी इजिली हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मेरा प्यारा बच्चा कि रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे होंगे। लेकिन अमोनिया जो होता है इट इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, क्वेश्चन कहीं से बन जाएगा, जैसे ऐसे क्वेश्चन लिखा है, देखो इस लाइन को देखो क्या लिखा है, एक्सेप्ट अमोनिया ऑल द हाइड्राइड आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक्सेप्ट अमोनिया अदर हाइड्राइड आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्वेश्चन मार्क वाई। तो नीचे वाले अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉडी इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अमोनिया नहीं करता है, क्योंकि अमोनिया के जो मॉलिक्यूल हैं ये एक दूसरे से टाइटली बाउंड है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ गया ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब आप ये याद रखो कि अमोनिया जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि अमोनिया जो होता है, अमोनिया वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि अमोनिया के जो मॉलिक्यूल हैं दे आर बॉन्डेड विद ईच अदर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, सो दे कैन नॉट प्रोवाइड द हाइड्रोजन मोर इजिली। वो हाइड्रोजन ज्यादा इजिली से प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन ज्यादा इजिली से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इस वजह से अमोनिया जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। बाकी के हाइड्राइड बड़ी आसानी से हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, दैट्स वाई दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हर एक पोर्शन में कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बेसिस पे मैं अगर अरेंज करूं तो देखो अरेंजमेंट क्या निकल के आया कि सबसे कम रिड्यूसिंग कैरेक्टर तो अमोनिया का ही होता है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा? क्योंकि वो जल्दी इजिली हाइड्रोजन लूज कर सकते हैं, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। अब देखते हैं बेसिक कैरेक्टर। अच्छा, जो हाइड्रोजन लूज करते हैं मतलब एक तरीके से हो गया H+, जो हाइड्रोजन इजीली लूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड या बेस? जो हाइड्रोजन इजीली लूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड या बेस? सही, एसिड। एसिड। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि नीचे आने पे एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर लिखा नहीं है लेकिन मैं पूछूं अगर एसिडिक कैरेक्टर नीचे आने पे इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सही, नीचे आने पे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्योंकि नीचे आने पे अगर कोई पूछे एसिडिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होगा, जस्ट बिकॉज दैट दे कैन लूज H वेरी इजिली इन कंपैरिजन टू अबव। तो इस वजह से एसिडिक कैरेक्टर नीचे आने पे इंक्रीज हो रहा है। अगर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा नीचे आने पे, इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक अगर देखा जाए, देखो रीजन देखो यहाँ, इट डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। नीचे आने पे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो, एसिडिक बढ़ता है तो बेसिक कम होगा, बेसिक कम होता है। अच्छा क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है। अच्छा जी, नीचे आने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ओके, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से क्या मतलब होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। सर इस बात से क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब तुम ऐसे समझो, अगर माना 5 इलेक्ट्रॉन मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, एक ये हो गया और एक साइज बहुत छोटा है, जैसे नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, और 5 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिए, तो जो डेंसिटी होती है वो इसकी बहुत ज्यादा है। अरे ऐसे समझो यार भाई, मेरे पास अगर 10 करोड़ हो तो मैं अपने को बहुत अमीर मानूंगा, अंबानी के पास 10 करोड़ हो वो अमीर अमीर थोड़ी मानेगा। तो मेरी टेंडेंसी तो बहुत मतलब मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई एक तरीके से। भाई इसका साइज कम होने से इसको महसूस होगा यार इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। और आपने पढ़ा है लुईस एसिड लुईस बेस, जिनका नेचर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का होता है वो कहलाते हैं लुईस बेस।
तो जिनका साइज छोटा है वो ज्यादा अच्छे बेस नेचर के होते हैं सेंट्रल एटम का, और नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब वो बेसिक करैक्टर लूज करता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। सोलोनिक कह सकते हो आयनाइजेशन पोटेंशियल, लेकिन देखो बेसिक करैक्टर को जिस चीज से समझाया जाता है, हर एक फैक्टर एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी तरीके से जुड़ा है। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी जोड़ के बात कर सकते हो, किसी को भी बात कर सकते हो, लेकिन बेसिक करैक्टर अगर डिसाइड करना है तो आपको उसी बेस पे आंसर देना होगा जिससे तुम बेस की डिफिनेशन बोलते हो। जैसे बेस की डिफिनेशन तुम या तो बोलो कि इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर सकता है, OH माइनस की तो हम बात कर नहीं सकते थे, हाइड्रोक्साइड तो है नहीं ये जो OH माइनस की बात करें, या तो हाइड्रोजन इजिली नहीं लूज करता, मतलब कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जिससे एसिडिक नेचर प्रूफ हो जाए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फैक्टर ही बोलना पड़ेगा। और आयनाइजेशन पोटेंशियल और ये जो प्रॉपर्टी होती है ये एक इंडिविजुअल एटॉमिक प्रॉपर्टी होती है। बच्ची का क्वेश्चन ये था कि सर हम आयनाइजेशन पोटेंशियल के बेसिस पे क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो बन ही नहीं सकता है, वो तो एक एटम की प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, बेसिक करैक्टर की, मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन पोटेंशियल कुछ नहीं होता है। तो यहां पर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे ही एक्सप्लेन करोगे कि जो सेंट्रल एटम होता है उस सेंट्रल एटम का साइज नीचे बढ़ने लगता है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, यही लिखा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का नेचर घटेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नेचर का घटेगा तो मतलब बेसिसिटी कम हो जाएगी। इसी वजह से अगर बेसिसिटी के बेसिस पे हम अरेंज करें तो नीचे आने पे बेसिसिटी घटती है, और अगर एसिडिटी आती तो उसका उल्टा हो जाता। हमने लिखा नहीं है पैटर्न, इसका यह मतलब नहीं कि पूछ नहीं सकता है, एसिडिटी का टर्म इसका उल्टा हो जाएगा। अभी तो मैं हाइड्राइड के बारे में बात कर रहा हूं। नाउ बॉइलिंग पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट क्या कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया जो होता है वो ग्रेटर देन pH3 होता है। हम 1000 बार बोले हैं कि मेन मुद्दा ये होता है कि मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल, अमोनिया के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक्सेप्शनली, मेरा प्यारा बच्चा, क्या है, वो थोड़ा ज्यादा मजबूती से बंधे होते हैं। क्यों? क्योंकि अमोनिया के जो मॉलिक्यूल हैं दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर, ये एक्सेप्ट, बाकी कोई नहीं बना सकता है। अगर तुम ये सोचो कि pH3 के मॉलिक्यूल फॉस्फीन के मॉलिक्यूल बना पाएंगे, नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे तो इनको दूर करना कठिन है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अमोनिया एक्सेप्शनली फॉस्फीन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बीच में लगता है, ठीक। तो ये हो गया। लेकिन फिर सर बाकियों में क्या, तो बाकियों में कंपेयर किया जाएगा वंडर वॉल फोर्स। नीचे आने पे बॉइलिंग पॉइंट फिर इंक्रीज कर रहा है, देखो, क्योंकि यहां पे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, मतलब वंडर वॉल फोर्स इंक्रीज हो रहा है। आपको मालूम होता है कि मॉलिक्यूल के बीच में एक अलग तरीके के फोर्स लगते हैं, भले वीक होते हो लेकिन फोर्स लगते हैं, दैट आर नोन एज वंडर वॉल फोर्स। और नीचे आने पे मॉलिक्यूल का साइज भी बड़ा होगा, सेंट्रल एटम का जब साइज बड़ा हो रहा है तो वंडर वॉल फोर्स भी ज्यादा लगेंगे, तो नीचे आने पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो ये एक अजीब तरीका का वेरिएशन है। इसमें देखने को मिला कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज्यादा होता है, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज्यादा होता है, लेकिन बाकी का जब कंपेयर करने को आया, बाकी का कंपेयर करने को, तो बाकी में देखा गया कि नीचे आने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, नीचे आने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो अब जैसे मन में आएगा सर बाकियों का हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो बाकियों का कंपैरिजन करते समय फिर तो परेशानी आ जाएगी, फिर देखना पड़ेगा कि वंडर वॉल फोर्स कितना ज्यादा है। इसीलिए वजह से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं क्रिएट करेगा कि आप बॉइलिंग पॉइंट का प्रॉपर ट्रेंड लिख के दिखाओ, क्योंकि इसमें तो एक्सेप्शनल रीजन आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनमें वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो इस वजह से ऐसा ट्रेंड वो खुद ही नहीं क्रिएट करेगा बोर्ड में जिससे आपको कंफ्यूजन है। बस इतना याद रखना, ऐसे पूछ लेगा कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज्यादा क्यों होता है, तो आप बोलोगे अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि अमोनिया के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है। और बाकियों में नीचे आने पे जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि नीचे आने वंडर वॉल फोर्स इंक्रीज होता है साइज बढ़ने के कारण। तो यहां पर हाइड्राइड के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, और हाइड्राइड की कुछ प्रॉपर्टी आपकी नजरों के सामने है, आप हाइड्राइड की इन प्रॉपर्टी को देख और समझ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। यहां पर किसी को कोई डाउट आ रहा हो वो डाउट पूछ सकता है पहले। सर नाइट्रोजन के साथ थे कि बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। यार पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, नाइट्रोजन के साथ ही क्यों बनाता है। क्लास 11 में तुम पास हो गए थे मृदुल? यस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पढ़ाया जाता है बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है कि वो केवल तीन ही एलिमेंट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
यही हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं। और यही क्यों? क्योंकि इनमें जैसे ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है और ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, तो इसमें पोलैरिटी, मैं केवल एक एक बॉन्ड बना रहा हूँ, पूरा नहीं बना रहा हूँ, इसमें पोलैरिटी जल्दी आ जाती है। क्यों जल्दी आ जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव जल्दी आता है, और जल्दी पोलैरिटी आएगा तो जल्दी अट्रैक्शन लगने लगेगा, इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ये तो 3 फॉन वाले वर्ड हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी तुरंत क्रिएट कर देते हैं, और उस पोलैरिटी के कारण ही हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। ऐसा नहीं कि बाकियों में डिफरेंस होता नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लेकिन कम होता है। तो जब या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा तब आप इस चीज को मुझे अलग से पूछिएगा। तब तक बस इतना याद रखो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही मॉलिक्यूल ही केवल हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करते हैं, और नहीं कोई क्रिएट कर सकता है। ठीक, आगे बढ़ता हूं जी। अब हम आ जाते हैं हैलाइड्स पे। हैलाइड्स की भी कहानी लगभग वैसी ही है। देखो हैलाइड्स की कहानी क्या है, आपको मालूम है भैया कि एलिमेंट ग्रुप 15 वैलेंसी 3, हैलोजन की वैलेंसी 1, मोनोवैलेंट ये भी होता है। तो ये हैलाइड कैसा बनाएंगे? EX3 टाइप का बनाएंगे। ठीक है जी। लेकिन आपको मालूम है कि ग्रुप 15 के एलिमेंट 5 वैलेंसी भी बहुत पसंद करते हैं, वो 5 वैलेंसी भी शो करना। इसी वजह से हैलाइड आपको EX5 जैसा भी देखने को मिल जाता है। मतलब आपको हैलाइड 2 टाइप के देखने को मिलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, तुमको PCl3 भी देखने को मिलता है और PCl5 भी देखने को मिलता है। तो जनरली ये 2 तरीके के हैलाइड बनाते हैं, PX3 और PX5। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि नीचे आने पे इस तरीके का हैलाइड ज्यादा बनेगा कि इस तरीके का हैलाइड ज्यादा बनेगा? कोई बता सकता है सर? ग्रुप में नीचे आने पे किस टाइप का हैलाइड? PX3 टाइप का या EX3 टाइप का? क्यों? शील्डिंग। अरे शील्डिंग इफेक्ट तुम यार कहीं का कहीं लगा देते हो। इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब तुमने पढ़ लिया है केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत, तो इसका मतलब कहीं कुछ भी थोड़ी बोल दोगे कि जो भी दिमाग में आ जाए बोल दोगे। नीचे आने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज्यादा शो करना चाहता है, +3 ज्यादा शो करना चाहेगा +5 के कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट अलग कॉन्सेप्ट होता था। तो कहानी लगभग वही है कि भैया ये जो होते हैं ये 2 तरीके के हैलाइड बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो ट्राई हैलाइड बनाते हैं टाइप ऑफ EX3, और जैसे इस, अच्छा ये बनाते हैं। लेकिन इन ट्राई हैलाइड में जो छोटे वाले हैलोजन होते हैं वो तो स्टेबल हैं, लेकिन ये नहीं स्टेबल होते हैं। जैसे स्टेबल हो भी कैसे? नाइट्रोजन बेचारा इतना बिल्कुल छोटा सा बेचारा है, और ब्रोमीन बिल्कुल बड़े बड़े से हैं, ब्रोमीन बड़े बड़े से ब्रोमीन है। तो इतने बड़े बड़े साइज के ब्रोमीन को संभाल पाना उस बॉन्ड लेंथ के बस में ही नहीं है। तो ब्रोमीन और आयोडीन का साइज इतना बड़ा होता है कि ये जो इस तरीके के कंपाउंड है वो अनस्टेबल हो जाते हैं। मतलब अगर कोई पूछे कि ट्राई हैलाइड में जो NBr3 होता है, Ni3 होता है, ये थोड़े अनस्टेबल होते हैं, जबकि बाकी वाले जो हैलाइड होते हैं वो स्टेबल होते हैं। जैसे अगर हम PCl3 की बात कर लें या हम और भी कोई बात कर लें, ठीक, तो ये अनस्टेबल क्यों होते हैं? तो आप बोलोगे ड्यू टू वेरी बिग साइज ऑफ साइड एटम। साइड एटम का साइज जब बहुत बड़ा होता है, इस वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है, पहली बात, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी ज्यादा लगने लगता है इनके क्लाउड के बीच में। इस वजह से ये जो है NBr3 और Ni3 ये थोड़े से अनस्टेबल होते हैं। अब दूसरी चीज देखो, बाकी के जो हैलाइड होते हैं ये पिरामिडल शेप रखते हैं। मैं एक काम करूंगा कि ये जो शेप वाली है वो कहानी में पूरी तो नहीं बताऊंगा, तो मैं आपको एक लेक्चर शेयर कर दूंगा, दैट इज VSPR थ्योरी, आज ही शेयर कर दूंगा, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। कई बच्चों को पीट पीट के मैंने ये पूरा चार्ट वार्ट याद कराया, केमिकल बॉन्डिंग में थी। हाँ याद आ रहा ना, मार खाओगे इसका मतलब विजन कि जब पूछ रहे थे 3-2 में क्या होगा, 2-2 में क्या होगा, मतलब टेट्राहेड्रल होगा क्या? दर्द तो छेड़ दिया। अच्छा, दर्द छेड़ दिया। तो उसमें वो टेबल देखो, जब पीटो ना तो जल्दा याद रहता है। हो सकता है कि इनको 11 का भले कुछ ना याद हो, लेकिन जो पीटे गए थे वो कॉन्सेप्ट जरूर याद है। तो उसमें तुम्हें क्या है, शेप याद रखना पड़ेगा, टेट्राहेड्रल कब बनता था, पिरामिडल कब बनता था, ये सब। तो जैसे NCl3 हो गया या PCl3 हो गया, तो इसका शेप कैसा होता है? पिरामिडल शेप होता है। अब पिरामिडल शेप क्या होता है? क्योंकि भैया इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर की वजह से इसका शेप कैसा हो जाता है? पिरामिडल हो जाता है। तो ये जो शेप है वो कैसे क्रिएट होते हैं, उसके लिए क्लास 11 का एक लेक्चर मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए याद रखो कि जो PX3 टाइप EX3 टाइप के हैलाइड है, इनका जनरली शेप कैसा होता है? पिरामिडल शेप होता है। आगे की बात करता हूं, ट्राई हैलाइड तो बने ही बने, अब पेंटा हैलाइड की बात करता हूं। जो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी जो होते हैं,
ये कुछ इस तरीके का पेंटाहेलाइड बनाते हैं, EX5 जैसा। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। क्यों? नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बताइए क्यों? नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। हाँ, बात खत्म। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, सो दे कैन नॉट एक्सटेंड देयर वैलेंसी। तो और बिस्मिथ जो होता है वो भी पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग है, डी है लेकिन बनाता ये भी नहीं है। यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट आ गया। क्यों? क्योंकि बिस्मिथ नीचे देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि इसके पास डी है नहीं, इसके पास डी तो है लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट लग गया। इनर्ट पेयर इफेक्ट से वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करना पसंद करता है हायर की जगह पे, तो इस वजह से बिस्मिथ नहीं बनाता है पेंटाहेलाइड, और नाइट्रोजन डी ऑर्बिटल के ना होने से नहीं बनाता है। तो इनऑर्गेनिक की एक सबसे अच्छी बात मैं तुमको बताऊं, हर एक लाइन को ध्यान से समझो और उसके पीछे रीजन समझो, वहीं से क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसमें कोई बहुत तीर नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट सीखा आप उसका कोई दूसरा बदल के दे देंगे, नहीं। इनऑर्गेनिक कम्पिटिटिव अप्रोच के लिए सबसे अच्छा होता है, यही ही है। पिरामिडल शेप होता है हाईलाइट, तो पिरामिडल ही होता है। आंसर आया, सीधे टिक के आगे बढ़ गए। ये नहीं कि इस क्वेश्चन में पिरामिडल हो गया, दूसरे में कुछ और हो गया, ऐसा नहीं। तो इनऑर्गेनिक थोड़ा सा मंगिंग वाला पोर्शन है, लेकिन सबके पीछे कॉन्सेप्ट होते हैं। मेरे सामने मेरा बच्चा जो ऑक्साइड होता है, उस ऑक्साइड में हमें कई सारे कंटेंट को पढ़ना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा चीजें कठिन है, आराम से प्रॉपर समझोगे तब भी समझ में आएगा। ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये भी दो तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं, E2O3 जैसा और E2O5 जैसा। जनरली क्या है कि जो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन की तो वैलेंसी फिक्स ही है, वो 2 होती है। इनकी वैलेंसी या तो 3 या तो 5, या 3 और 5 दो खास वैलेंसी शो करते हैं। इसकी वजह से जो इनके ऑक्साइड बनते हैं, ये ऑक्साइड या तो E2O3 जैसे बनेंगे, या तो ये ऑक्साइड जो होंगे E2O5 जैसे बनेंगे। ये दो तरीके के ऑक्साइड बनते हैं। अब एक बात समझिएगा, ये बात कई जगह पर यूज होता है, केवल यहीं पे ही नहीं, ये किसी भी ऑक्साइड में। और जनरली मुझे देखता हूं कि इनऑर्गेनिक का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है क्या, कि जहां पर एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं। अगर जनरली माना मैं दो ऑक्साइड बना दूं, E2O3 और E2O5, और अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा ऑक्साइड मोर एसिडिक है, तो हम यहां पर बोलते हैं कि ये जो ऑक्साइड होगा वो मोर एसिडिक होगा। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है वो एलिमेंट के आप कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप इसके पीछे रीजन अगर जानने की कोशिश करो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो जो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का नेचर होगा वो थोड़ा सा लिटिल बिट ज्यादा होगा, और जिनका इलेक्ट्रॉन गेन करने का नेचर होता है वो जनरली एसिडिक होते हैं। कहीं कहीं पे जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो इसी तरीके से दिया है। आप कभी भी किसी भी ऑक्साइड को एसिडिटी के बेसिस पे कंपेयर करना है तो आप सेंट्रल एटम के क्या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। हम जब ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले जो हम ऑक्साइड डिस्कस करेंगे वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहां पर देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कई सारे होते हैं। इन कई सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मैं बात करूं, जैसे ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है पहले नंबर पे। आपको अगर मालूम हो तो इसे हम लॉफिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक, अगर माना जैसे जो लोग हंसते नहीं है तो अगर उनको हम ये गैस प्रोवाइड करा दें तो हो सकता है थोड़ा बहुत हंस भी ले, तो ये लॉफिंग गैस कहलाता है। अच्छा, एक बात तुम देखो, जरूरी नहीं है कि जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 15 के वो -3 या +5 +3 केवल इतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें। आप यहां पर देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 में भी है, +2 में भी है, +3 में भी है, +4 में भी है, +4, मतलब आप देखो सब में है। एक बार हो सकता है कि आपके मन में ये डाउट आए कि सर आप तो बता रहे थे कि नाइट्रोजन जनरली जो होता है वो तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और ऑक्साइड है यहाँ पर जितने बना रहे हो उनमें कहीं भी -3 नहीं है। आप तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे थे कि नाइट्रोजन ज्यादातर में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और यहां पर हम जब देख रहे हैं तो सब प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो एक्चुअली अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर तुम देखो तो फॉरवर्ड नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है। मतलब जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन किया जाएगा तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब नाइट्रोजन पे एक तरीके से प्लस चार्ज आएगा, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। भाई अगर बाकी मैं छोड़ दूं, मतलब अगर मैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन, फिर सुनो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को अगर मैं छोड़ दूं तो अगर इसके अलावा आप देखो तो मतलब इसके अलावा अगर आप किसी के साथ नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन करो तो नाइट्रोजन आपको ज्यादातर निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखेगा।
क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ देखो ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये अपने पे कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर चाहेगा, माइनस, और फिर नाइट्रोजन पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, प्लस। इसी वजह से जो आप ऑक्साइड देख रहे हो वो ज्यादातर आपको प्लस में दिख रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है ये भी आपको मालूम है, मुझे नहीं लगता है ये बताने की जरूरत है। जैसे माना N2O है, आपको नाइट्रोजन का निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप कैसे निकालोगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता था उसे x मानते थे, 2x, और ऑक्सीजन का -2 होता ही है, इक्वल टू 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो x का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर निकाला तो कितना आया, +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, ये ना मुझे लगे कि आपको पता ही नहीं सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे है। N2O4 में +4 लिखा, लेकिन सर आया कैसे, तो आया कैसे, तो आपको पता है ना, N2O4 है तो इसे क्या लिखोगे, 2x 4 - 2 = 0, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू +4। तो इसीलिए N2O4 में जो नाइट्रोजन है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कई सारे होते हैं, जैसे नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड हो गया, ठीक, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड हो गया, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड हो गया। तो ये अलग अलग तरीके के ऑक्साइड होते हैं, इनकी प्रिपरेशन भी आपके सामने है। देखिए पहली बात ध्यान सुनो, प्रिपरेशन में अधिकतर तुमको रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ कुछ में पैटर्न बन जाता है। जैसे माना मुझे पहले वाले में पैटर्न बनाना हो, मुझे ये रिएक्शन याद करनी हो, तो हम आपको ऐसे याद कराते हैं कि तुम्हें अगर N2O बनाना है तो मतलब याद करना पड़ेगा। हाँ बेटा, देखो इनऑर्गेनिक का मतलब होता है कि अधिकतर इनऑर्गेनिक में चीजें तुमको रटनी ही है, लेकिन तब भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ का मैं पैटर्न सिखाऊं, कुछ में रूल्स बता दूं, कुछ में मैं कुछ फॉर्मेट बता दूं, जिससे आपका याद करने का पोर्शन केवल 10 से 15% ही बचे। अधिकतर जनरली लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम चीजें याद करने करवाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि चीजों को रिड्यूस करूंगा। फिलहाल ये जो प्रिपरेशन के मेथड होते हैं डिफरेंट ऑक्साइड के, ये इतना ज्यादा एग्जाम में नहीं आते हैं इन कंपेरिजन टू अनदर रिएक्शन, लेकिन तब भी आप सिलेबस में है तो पता तो होना ही चाहिए। अब देखो जैसे पहला है, अब पहले में तुमको ये इतना याद करना पड़ेगा कि यार जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है वो अमोनियम नाइट्रेट के हीट करने से बनता है। अब जैसे ही अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया तो जो मैक्सिमम वाटर है उनको रिमूव कर दो। मैक्सिमम वाटर को रिमूव करने का मतलब जैसे यहां से वाटर निकालोगे तो कितने वाटर बन जाएंगे, दो वाटर बनेंगे ना भाई, 4 हाइड्रोजन है तो 2 वाटर बन जाएंगे। अब 2 ऑक्सीजन यहां से निकल गए तो ये 2 वाटर तो पूरे निकल गए, 2 N बचे और 1 ऑक्सीजन बचा, तो देखो N2O बन गया। ऐसे थोड़े थोड़े पैटर्न बनाओगे तो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे और है, जैसे N2O4 है, N2O4 एक डाइमर है, डाइमर का मतलब 2 यूनिट, मर का मतलब यूनिट, डाई का मतलब 2, तो ये NO2 के कॉम्बिनेशन से बनता है। जब 2 NO2 जुड़ते हैं तुम ऐसे देखो, 2 NO2 जोड़ो तो क्या बनेगा, NO2 N2O4 ही तो बनेगा। तो इसीलिए अगर N2O4 बनाना है तो NO2 को, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 को थोड़ा सा कूल करके हीट करना पड़ेगा, पहले मतलब हीट करना पड़ेगा। जैसे तुम मतलब कूल करोगे तो डाइमर बन जाएगा, और हीट करोगे तो वापस वो NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लगभग तो रिएक्शन याद ही हो रही है। लास्ट में जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट में मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी रिएक्शन याद करने के शॉर्टकट होते हैं या कैसे हम रिएक्शन याद करें, उनकी जो ट्रिक्स होती हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इनको एक साथ कवर अप करूंगा। अभी आप समझते चलो कि कौन कौन सी रिएक्शन है, लास्ट में मैं एक साथ सारी रिएक्शन को फिर एक जगह पे लिख दूंगा और फिर मैं कहूंगा देखो इसको ऐसे याद करना है, तब तुम्हें थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा याद करने में। अभी मैं यहाँ पैटर्न बताऊंगा, फिर अगले में फिर पैटर्न बताऊंगा, तो सब छूटने लग जाएंगे पैटर्न। अभी रिएक्शन देखते चलो और लास्ट में मैं सारी रिएक्शन एक साथ याद कराने की आपको बिल्कुल कोशिश करूंगा, ठीक है। अब जैसे लेड नाइट्रेट है, मैं तुमको बताऊं कि अधिकतर जितने भी नाइट्रेट होते हैं मेटल के, उनको जब तुम हीट करते हो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता ही निकलता है और मेटल का ऑक्साइड बनता है, तो उससे ये भी रिएक्शन याद हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत कठिन टास्क है इनको याद करना, लेकिन चूंकि बोर्ड में प्रिपरेशन वाला हिस्सा बहुत कम आता है, आप पिछले साल के पेपर देखो, वहां पर अगर चेक करोगे कि आपसे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, क्या उसकी प्रिपरेशन पूछी गई है, आप देखोगे नहीं। मेटल ऑक्साइड की प्रिपरेशन बहुत कम आई है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको इसको याद कराऊं, लेकिन ये सब लास्ट में पोर्शन में रखेंगे। अभी बस इतना याद रखो, ये अलग अलग मेटल ऑक्साइड, अलग अलग नाइट्रोजन के ऑक्साइड के प्रिपेयर करने के तरीके हैं। जो ज्यादातर पूछा जाता है बोर्ड में, वो मैं तुमको बताऊं क्या पूछा जाता है। जो बोर्ड में ज्यादातर पूछा जाता है वो 2 क्वेश्चन एक नंबर के पूछे जाते हैं। कौन कौन से? आपसे ऐसे ही कर देंगे कि N2O5, N2O4, इनका आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ,
क्या बना के दिखाओ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और कोवलेंसी बताओ कितनी होती है। कोवलेंसी का मतलब कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन उसके अंदर। इनमें से भी अगर तुम देखो तो सबका नहीं आता है। जैसे एनओ तुम देख लो तो एनओ एक्सेप्शन केस है। याद करो क्लास 11 में जब ऑक्टेट रूल पढ़ते थे तो ऑक्टेट रूल में कुछ एक्सेप्शन केस आते थे जिनको बोलते थे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जो ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करते हैं, जिनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली नहीं बनाए जा सकते हैं। तो NO और NO2 ये तो एक्सेप्शनल केस हो गए, तो आपको बहुत चिंता नहीं करना है। जब आपको पहले से पता है कि NO और NO2 एक्सेप्शनल केस हैं तो इनके लुईस डॉट ना तो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर आएगा भी तो तुमको पता रहेगा जब एक्सेप्शनल केस है तो उसके उस अप्रोच के अकॉर्डिंग बना ही लोगे। हम बाकी का पैटर्न सिखा रहे हैं कि बाकी के पैटर्न में कैसे चलना है, थोड़ा ध्यान दो। बाकी के देखिए जैसे जो ज्यादातर एग्जाम में आता है, जैसे N2O3 आता है, N2O4 आता है, N2O5 आता है। N2 का मतलब डाइनाइट्रोजन और जितने ऑक्सीजन है उस बेसिस पे ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इनके स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, देखो यहां पर थोड़ा सा शॉर्टकट लिखा भी है। क्या लिखा है कि जितने नाइट्रोजन हो, मतलब ईच नाइट्रोजन, आप पहले ये समझो कि जितने नाइट्रोजन होता है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, इससे ज्यादा नहीं। हर नाइट्रोजन जो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ये तो तुम पहले ही रूल पता था कि मैक्सिमम कोवलेंसी नाइट्रोजन की 4 होती, तो एक ये दिमाग में रखो। अब ये टाइम इतना नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करके तुम लुईस डॉट बनाओगे, इतना समय भी नहीं है और ना तुम इतना अप्लाई भी कर पाओगे। अब इसमें एक चीज और समझो, इसमें तुम ये समझो कि जितने भी नाइट्रोजन होंगे उनको पहले डबल बॉन्ड O के साथ कम से कम एक, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड O तो दो ही दो। जितने भी नाइट्रोजन, अगर 4 नाइट्रोजन है तो चारों को एक डबल बॉन्ड O दो, 2 नाइट्रोजन है तो दोनों को कम से कम एक एक डबल बॉन्ड O तो देना ही देना, ये रूल है। और उसके बाद आपको ऑक्टेट कंप्लीट कर देना है सबका, जबरदस्ती ऑक्टेट कंप्लीट कर देना है। कैसे? कंप्लीट ऑक्टेट फोर्सफुली। ये कोई रूल नहीं है, केवल शॉर्टकट बता रहा हूं। जैसे माना मुझे N2O3 का बनाना है, ठीक, मैं इस पे चलता हूं पहले। तो N2O3 बनाना है तो हमने ये नाइट्रोजन बनाया, ठीक, इधर एक नाइट्रोजन बनाया, ओके। अब सर ने आपको क्या सिखाया? सर ने आपको सिखाया कि कम से कम 2 डबल बॉन्ड O तो बेटा बनाओ ही, मतलब जितने नाइट्रोजन है तो कम से कम उतने डबल बॉन्ड O बनाओ ही। तो एक डबल बॉन्ड O यहां आ गया, एक डबल बॉन्ड O यहां आ गया, ठीक, इतना तो हमने बोला ही था। अब ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों अलग घूमते रहेंगे, ऑब्वियस ही चीज है, ऐसा नहीं कि अलग घूमते रहेंगे, इनके बीच में भी बॉन्ड बनेगा। अगर इनके बीच में हमने बॉन्ड बनाया तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बन जाएंगे। अभी देखो N2O3 की अगर हम बात करें तो N2O3 में एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। अब अगर किसी के मन में आए कि हम सर उस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड O क्यों नहीं कर दे रहे हैं, अगर उसको डबल बॉन्ड O कर दोगे तो तुम खुद देखो नाइट्रोजन की 4 कोवलेंसी पूरी हो गई, और 4 कोवलेंसी पूरी हो गई तो ये इससे कैसे जुड़ेगा। उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि भाई ये डबल बॉन्ड O के साथ तो नहीं जुड़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगला ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड O के साथ जुड़ेगा, और फिर इनको आपस में भी जोड़ना है तो इनको भी सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, काम कंप्लीट। लगभग स्ट्रक्चर जब कंप्लीट हो गया, अब सबका ऑक्टेट जबरदस्ती कंप्लीट करो। कैसे? इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो टोटल 2 तो उसके पास में है और टोटल इसके सराउंडिंग में 4 है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 4 और देने पड़ेंगे, 8 हो गए। इस नाइट्रोजन के पास देखो 4 है तो उसको 4 और देने पड़ेंगे। इस नाइट्रोजन के पास देखो कितने हैं, 2 2 4 हैं तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन और देने पड़ेंगे, तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इस नाइट्रोजन के पास देखो 2 इधर 2 इधर 2 इधर। पहले वाले नाइट्रोजन के पास देखो सराउंडिंग में टोटल 8 है, मतलब इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। ऑक्सीजन के पास देखो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमें कितने और देने हैं, 6 और देने हैं। बन गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मतलब हमें थोड़ी सी ट्रिक लगा के लुईस डॉट स्ट्रक्चर को याद करना है। आप क्या करो, एक रूल को फॉलो करो कि हर नाइट्रोजन को कम से कम एक डबल बॉन्ड O के साथ जोड़ना है। पहला रूल, नाइट्रोजन की कोवलेंसी 4 से ज्यादा हो नहीं सकती है। फिर उसी अप्रोच की थिंकिंग के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको लगभग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। स्ट्रक्चर मिल जाने के बाद हर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी है। हर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट कर दो, जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से हैं अच्छी बात है, जितने नहीं उतने डॉट की फॉर्म में बना दो। तो ये देखो पहला लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। मैं अगला बना के दिखाता हूं। अब हम लुईस डॉट चलो बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, किसका, N2O4 का। चलो N2O4 पे आ जाते हैं। N2O4 के लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होगा, वही सेम 2 नाइट्रोजन है तो चलो पहले 2 नाइट्रोजन बना लो। सर ने क्या सिखा रखा है कि भाई कम से कम एक डबल बॉन्ड O तो 2 ही कम से कम, नाइंसाफी तो करो ना। एक डबल बॉन्ड O उसको दे दिया, एक डबल बॉन्ड O उसको दे दिया। अब सेम वही बात
कि अगर मन में आए कि सर अगला डबल बॉन्ड क्या डबल बॉन्ड ओ के साथ नहीं जुड़ सकता है, मतलब अगर मन में आए कि क्या उसको हम डबल बॉन्ड ओ के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, तो खुद ही सोचो अगर डबल बॉन्ड ओ के साथ तुम जोड़ भी दिए तो नाइट्रोजन की तो कोवैलेंसी 4 हो गई ना, फिर इससे कैसे जुड़ेगा, साइड वाले से कैसे जुड़ेगा। तो मतलब नेक्स्ट वाले जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ सकते हैं। जब वो नहीं जुड़ सकते हैं तो बाकी के जो 2 ऑक्सीजन हैं उनको सिंगल बॉन्ड के थ्रू जोड़ो, इनको सिंगल बॉन्ड के थ्रू जोड़ो और किसी के साथ नाइंसाफी ना करो, दोनों को बराबर बराबर ऑक्सीजन बांट दो। ठीक है, अभी भी नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 ही 3 है, 3-3 बॉन्ड बने हैं, मतलब इसका मतलब ये दोनों आपस में एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। ये देखो N2O4 का स्ट्रक्चर बन गया। अब जब ये N2O4 का स्ट्रक्चर बन गया तो अब ऑक्टेट तुम्हें कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट तो तुम कंप्लीट कर ही लोगे। कैसे करोगे कंप्लीट, देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड अलग से, 2 ही इलेक्ट्रॉन है देन प्रोवाइड 6 इलेक्ट्रॉन फर्दर। इसके पास कितने हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन और प्रोवाइड करिए, 6 इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, ऑक्सीजन के पास 4 है तो उसको 4 और प्रोवाइड करिए। देखिए सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑल द एटम्स हैव कंप्लीट ऑक्टेट। जब सबका ऑक्टेट कंप्लीट है तो अब बॉन्ड देखो, यहां पर ये भी देखो, इस नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है 4 और इस नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है 3। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि N2O3 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी बताओ कितनी है, तो आप कहोगे सर एक नाइट्रोजन की 4 कोवैलेंसी है, एक की कोवैलेंसी 3 है। कोवैलेंसी मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन कितने कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा है। लेकिन वो कंफ्यूजन ना क्रिएट करने के लिए ऐसे मॉलिक्यूल देता है जिसमें दोनों नाइट्रोजन का सेम हो, जिससे आपको ऐसा कंफ्यूजन भरा आंसर ना हो। तो आप पिछले अगर बोर्ड के क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O4, N2O4 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है, तो आप बताइए N2O4 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है, तो बता सकता है N2O4 में नाइट्रोजन, हाँ वेरी गुड, कोवैलेंसी कितनी है 4। तो ये 1 मार्क का ऑक्साइड में से जो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है या तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछता है या तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी पूछता है। अब एक लास्ट और बचा है N2O5, उसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। N2O5 का मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे भाई स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेम रूल फॉलो करेंगे जो सर ने सिखाया आपको। भाई 2 नाइट्रोजन हैं, दोनों नाइट्रोजन के साथ कोई नाइंसाफी नहीं, दोनों को एक एक डबल बॉन्ड O देना ही देना है, तो एक डबल बॉन्ड O इसको दे दिया, एक डबल बॉन्ड O इसको दे दिया, वेरी गुड। अब ऑक्सीजन बचे हैं तो एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो भाई नॉर्मली। अभी भी एक ऑक्सीजन बचा है, अगर एक ऑक्सीजन में किसी नाइट्रोजन से जोड़ भी दूं, हवा में तो तैरता नहीं रहेगा, दोनों हिस्सों को आपस में जुड़ना पड़ेगा और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो देखो ये इस तरीके से जुड़ा होगा, मतलब ये दोनों हिस्से को जोड़ने का काम करेगा। तो अब स्ट्रक्चर जब बन गया एक तरीके से, स्ट्रक्चर बनने के बाद सारा अरेंजमेंट हो गया, अब ऑक्टेट कंप्लीट करो। कैसे, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इसको और मिलेंगे, इसके पास देखो ऑक्टेट कंप्लीट, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, ऑक्सीजन का नहीं कंप्लीट है तो उसको 6 इलेक्ट्रॉन और दे दो, 2 ही थे। इस ऑक्सीजन को मैं कितने इलेक्ट्रॉन दूं, कोई बता सकता है बीच वाले को, इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने, 4, वेरी गुड, क्योंकि 2 2 4 सराउंडिंग में है तो 4 इलेक्ट्रॉन मुझे और देने पड़ेंगे। इसके पास 4 है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और देने पड़ेंगे, इसके पास 2 ही है तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। बन गया देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर को जो नॉर्मल क्लासिकल ओल्ड मेथड थे क्लास 11th के, उस अप्रोच से मत चलना नाइट्रोजन ऑक्साइड में, आप ऐसे ही थोड़ा स्मूथली जल्दी से बना लोगे और आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। यही 3 ही इन बनाने के लिए आते हैं, N2O3, N2O4, N2O5, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि जो NO2 है और जो NO है ये एक्सेप्शनल केस है। जब मैं बोल रहा हूं कि ये एक्सेप्शनल केस है ऑक्टेट का, इसका मतलब तुम्हें इनका लुईस डॉट रटना पड़ेगा। इसको ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के सराउंडिंग में देखो कितने हैं, 4 2 6 7 7 इलेक्ट्रॉन आर देयर, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो अब आपका इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर अलग से याद करके ही जाना पड़ेगा, इसका कोई पैटर्न नहीं है। सिमिलरली NO2 का भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, देखिए 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन आर देयर, तो ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की कमी के तौर पे महसूस करता है, इस वजह से रिजोनेंस भी होने लगता है। रिजोनेंस होने के कारण देखो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बन गए हैं, तो आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाने नहीं है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बाकी समय भी बन रहे हैं, लेकिन इतना आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं पूछता है, ना तो आपको रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। रिप्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर में कुछ होता नहीं, खाली डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलती है। लेकिन जो क्वेश्चन बनते थे वो क्वेश्चन हमने आपको सिखाए कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड में N2O3, N2O4, N2O5 ये मेन होते हैं, इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर और कोवैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। N2O5 में भी नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी देख पा रहे हो, 4, क्योंकि हर नाइट्रोजन 4 कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसकी भी कोवैलेंसी 4 ही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड में अभी मैं इतना ही रखता हूं,
जब लास्ट में मैं सारे रिएक्शन का ट्रिक डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे याद किया जा सकता है, तो उसी में मैं उसको भी कवर अप करने की कोशिश करूंगा। जितने कवर अप हो जाएंगे ट्रिक में बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम, 80-90% में कवर करूंगा, और जो रह जाएंगे कवर अप करने के अलावा फिर उनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड तो कई होते हैं, नाइट्रोजन के तो ऑक्साइड पढ़ ली, फास्फोरस के भी कई ऑक्साइड होते हैं, लेकिन फास्फोरस के कई ऑक्साइड में से जो 2 ऑक्साइड हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक P4O6 और एक P4O10, ठीक। प्रिपरेशन कोई कठिन नहीं होता है, इन नेचर के अंदर फास्फोरस P4 की फॉर्म में ज्यादा पाया जाता है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होता है फास्फोरस। आगे चल के पढ़ोगे भी एंगुलर स्ट्रेन, उसका स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिस्कस करेंगे हम कि फास्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए वो ऑक्सीजन के साथ बड़ी इजीली कंबाइन होता है। अब आपको मालूम है 6 ऑक्सीजन जोड़ने तो 3O2 लिख दो, 10 ऑक्सीजन जोड़ने तो 5O2 लिख के हीट कर दो, तो कोई बहुत कठिन टास्क नहीं है। यहां पर फास्फोरस P4O6 और P4O10 इनकी मे भी कभी रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए पूछ ले तो आप रिएक्शन कर ले जाओगे। अब ग्रुप 15 में, ग्रुप 15 में केवल नाइट्रोजन फास्फोरस तो है नहीं, है तो और भी एलिमेंट, लेकिन क्या सबके हम ऑक्साइड के स्ट्रक्चर ही पढ़ते रहेंगे? इतना नहीं है सिलेबस में, आपको बस पता होना चाहिए। जैसे आर्सेनिक के भी ऑक्साइड होते हैं कई सारे, एंटीमनी के भी कई सारे ऑक्साइड होते हैं, बिस्मिथ के भी कई सारे ऑक्साइड होते हैं। इनके अंदर से जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए वो क्या है कि जो शुरू के ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, वो ज्यादा एसिडिक होते हैं। स्टार्टिंग के नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, ये स्टार्टिंग के ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होते हैं और नीचे आने पे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ऐसे समझो, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक ये क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के। और यहीं पे जो एंटीमनी का ऑक्साइड होता है ये किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का, सॉरी एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड बेसिक दोनों होता है। और नीचे आ गए नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, और बिस्मिथ का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक नेचर का। मतलब अगर तुम ऑर्डर देखो ऑक्साइड का तो कुछ इस तरीके से वेरी करता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं उसको क्वेश्चन ना बना दे। वो आप ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हो, 1 नंबर का कोई क्वेश्चन दे दे कि एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट के जो ऑक्साइड है उनका एसिडिक और बेसिक नेचर पे कमेंट करो, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक इनके सबके ऑक्साइड ज्यादातर देखने को मिलते हैं एसिडिक। बिस्मिथ का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, और एंटीमनी का, और बिस्मिथ का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। पढ़ाया भी गया है आपको कि नीचे आने पे जो बेसिक नेचर होता है वो बढ़ता है क्योंकि साइज बढ़ रहा है। आप दूसरे तरीके से भी, दूसरी अप्रोच से चलो, आप इस अप्रोच को छोड़कर दूसरी अप्रोच से चलो। आपको मालूम है कि बिस्मिथ जो होता है उस बिस्मिथ का साइज जो है, बिस्मिथ का जो साइज है वो बहुत बिगर है, बहुत बड़ा साइज है। नीचे आने पे मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, और क्लास 10th में तुमने पढ़ा है मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। मतलब जितना मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। इस वजह से बिस्मिथ का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, एंटीमनी का एम्फोटेरिक, और ऊपर वाले एसिडिक नेचर के। तो थोड़ा ये जो प्रॉपर्टीज सिखाई जा रही है इनको भी दिमाग में रखो। अभी मैं आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। जितना पढ़ाया है उतनी ही थ्योरी को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा तो एक आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखते हैं। अब आ गए ऑक्सो एसिड नाइट्रोजन के। कई बार, जैसे पिछली बार जब सिलेबस रिमूव हुआ था तो ऑक्सो एसिड हटा दिए गए थे। मैं यहाँ पर पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूं। मैं बोल चुका हूं कि आप अभी एक बार पूरा सिलेबस पढ़िए। अगर हट भी गया होगा तो आपके नीट, मेडिकल या जो भी एग्जाम, मतलब IIT का एग्जाम होगा तो उसमें हो सकता है हेल्प करे आपको। और जब लास्ट में मुझे रिवीजन सैंपल पेपर लगाना होगा तो फुल अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दिए गए ऑक्सो एसिड। ज्यादातर मैं ऑक्सो एसिड उनको बोलता हूं जिस एसिड के अंदर ऑक्सीजन एलिमेंट कम से कम हो। दे आर जनरली नोन एज ऑक्सो एसिड। अब ऑक्सो एसिड अगर मैं देखूं तो ये कई तरीके के हैं। जैसे नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड देखो तो हाइपो नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड। आप इसको जानते होगे, देखो इसको आप जानते होगे, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस भी नाम सुना होगा लेकिन नाइट्रिक का ज्यादा नाम सुना होगा। लेकिन नाइट्रोजन के जो ऑक्सो एसिड हैं उनके कंपैरिजन में जो ज्यादातर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव और बोर्ड सब में जो पूछा जाता है वो फास्फोरस के पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं ऑक्सो एसिड केवल फास्फोरस के ही डिस्कस करूंगा, उसी से बाकी के आइडिया अपने आप लग जाएंगे। फास्फोरस जो होता है इसके जो ऑक्सो एसिड होते हैं वो +1, +3, +5 कई सारे। जैसे एक हाइपोफॉस्फोरस हो गया।
हाइपोफॉस्फोरस को हम फॉस्फेनिक भी बोलते हैं। एक अर्थोफॉस्फोरस हो गया, उसको केवल फास्फोरस भी बोलते हैं। एक अर्थोफॉस्फोरिक हो गया, एक हो गया पायरोफॉस्फोरिक, मेटाफॉस्फोरिक, और भी होते हैं। अब सर ये कैसे याद करें, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, अर्थो, पैरा, मेटा, ये सब मतलब क्या है। तो पहले मैं इसका मतलब याद कराने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, आता था जब सिलेबस में था, माना अभी भी बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि यार बताओ अर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है, अर्थोफॉस्फोरिक एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चर कौन है, सही स्ट्रक्चर कौन है, एंड फाइंड द बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। एसिड की बेसिसिटी बताओ। अरे भाई कंफ्यूज मत होना, एसिड की बेसिसिटी का मतलब जानते हो? बेसिसिटी क्या होता है, कोई बताएगा क्या मतलब होता है बेसिसिटी का? कोई लोग, व्हाट इज मीन बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड? हाँ, कोई एसिड कितने H+ आयन, ना H+, हाँ, कोई भी एसिड कितने H+ आयन लूज करता है वो एसिड की बेसिसिटी कहलाता है। तो कभी कभी जो ऑक्सो एसिड है उनकी बेसिसिटी कितना है ये भी एग्जाम में आता है। तो पहले मुद्दे पे आते हैं, नाम याद करने की। नाम याद करता हूं, यहां पे जो अर्थो वर्ड होता है, अर्थो वर्ड यूज किया जाता है मतलब नॉर्मल कंडीशन के लिए। कोई अगर नॉर्मल नाम है तो हम या तो अर्थो यूज करें या केवल यूज करें। जैसे अगर ये फॉर्मूला है तो मैं इसको केवल फॉस्फोरिक भी बोल सकता हूं और अर्थोफॉस्फोरिक भी बोल सकता हूं। मतलब अगर नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया, एक सिंपल तरीका, तो सिंपल में केवल अर्थो भी ऐड करते हैं, नॉर्मल भी लिख सकते हैं, उसमें कोई खास अलग टर्म नहीं है। उसमें भी दो चीज समझो, एक समझो अस और एक का मतलब इक। ये चीज तो तुमने सुना होगा, जैसे फेरस, फेरिक, जो कम ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसमें अस लगता है, जो ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसमें इक लगता है। आप थोड़ा ध्यान सुनो, अगर मैं फास्फोरस में यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं H3PO4, देखो यहां पर थोड़ा H3PO4 कहां गया भैया, H3PO4, ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5 फास्फोरस का, और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। निकाल लो, पता चला तुमको, यही नहीं पता चला कैसे निकला। H3PO4 था, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था तो 3, हाइड्रोजन का +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, फास्फोरस का निकालना है तो x, ऑक्सीजन का -2 = 0, तो 8 - 3 +5। तो आपने देखा कि यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है। एक दूसरा तुमने देखा H3PO3, H3PO3 में ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो 3 + 1, यहां पर x, 3 - 2 = 0, तो यहां पर +3 आया। और आप जानते थे पहले से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि नाइट्रोजन को अगर छोड़ा जाए तो बाकी का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या तो +5 होता है या तो +3 होता है। मतलब दो नॉर्मल हो गए ऑक्सो एसिड, उनमें से जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसमें इक लगेगा, जिसका कम होता है उसमें अस लगेगा। ये सेम रूल है, जैसे आप फेरस Fe2+ को फेरस बोलते हो और Fe3+ को क्या बोलते हो, फेरिक बोलते हो। इसमें अस लगाते हो, इसमें इक लगाते हो। जिसका कम होता है उसमें अस लगाते हो, जिसका ज्यादा होता है उसमें इक लगाते हो। फेरस और फेरिक, नाइट्रस और नाइट्रिक, वही सेम रूल चलता है, कम वाले में अस, ज्यादा वाले में इक। तो भाई अब पता चल जाएगा, इसमें हम फास्फोरिक लगाएंगे क्योंकि ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें अस लगाएंगे। तो दो तो तुम याद ही कर लो, H3PO3 और H3PO4, शुरुआत यहीं से करो। H3PO3 और H3PO4 कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो ऑक्सीजन भी ज्यादा है, तो +5 यहां है, +3 यहां पे। दोनों के नाम भी कोई बहुत कठिन नहीं, आराम से याद भी हो जाएंगे। कम है तो अस, तो हम कहेंगे क्या, फास्फोरस, केवल फास्फोरस एसिड बोलो या तो अर्थोफॉस्फोरस बोलो, दोनों नाम सही। मतलब इसको तुम क्या कहो, केवल फास्फोरस एसिड बोलो या फिर इसको क्या बोलो, अर्थोफॉस्फोरस बोलो। अर्थोफॉस्फोरस एसिड नाम दो। चलिए, अस इसलिए बोला क्योंकि कम था। नीचे वाले का नाम फास्फोरिक एसिड, नीचे वाले को या तो तुम केवल फास्फोरिक एसिड बोलो या तो केवल फास्फोरिक एसिड बोलो या तो क्या बोलो, अर्थोफॉस्फोरिक एसिड। केवल फास्फोरिक एसिड या तो अर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलो। तो दोनों में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि फास्फोरस का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, +5 है, कम वाले का अस, ज्यादा वाले का इक, तो अर्थोफॉस्फोरस, अर्थोफॉस्फोरिक। अर्थो हटा भी सकते हो, केवल फास्फोरस, केवल फास्फोरिक, तो ये नॉर्मल हो गए। तो इन दोनों में तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं, ये दो याद किए जा सकते हैं। तो इसलिए ये मत कहिएगा कि नहीं कोई बहुत बड़ी चीज है, ये तो दो नॉर्मल है, नॉर्मल तो याद करने ही पड़ेंगे। तो पहले दो तुमने याद कर लिए, अर्थोफॉस्फोरस और अर्थोफॉस्फोरिक। अब देखो, हम यहां पे प्यारा बेटा
पायरो वर्ड कब लगाते हैं, जैसे कई जगह पर पायरो वर्ड आया है। पायरो का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग, कई जगह पर पढ़ा होगा पायरोमेटलर्जी, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। पायरो का मतलब ही होता है पायरोमीटर, जो बहुत हाई टेम्परेचर मेजर करने की डिवाइस होती है उनको पायरोमीटर बोलते हैं। नॉर्मल थर्मामीटर डालोगे थर्मामीटर गल जाएगा, तो जैसे जहां पर हजारों डिग्री सेल्सियस होता है वहां थर्मामीटर थोड़ी काम करेगा, तो पायरो बोलते हैं, वो लाइट की इंटेंसिटी पे काम करते हैं सब। तो पायरो का मतलब हीटिंग। आप ये समझ लो कि किसी मॉलिक्यूल के आगे अगर पायरो लगा है तो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डबल करना है और डबल करके वाटर निकाल देना है। देखो यही लिखा है 2 मॉलिक्यूल माइनस वाटर। जब ये 2 मॉलिक्यूल माइनस वाटर करते हो तो पायरो नाम आ जाएगा। तो जैसे ये है फास्फोरस, अब मैं फास्फोरस का डबल कर रहा हूं, इसको तो डबल करो। देखो यहाँ देखना, अभी अब लिखना मत, अभी सब लोग यहाँ देखो, H3PO3 को डबल करो तो डबल किए तो कितना आया H6P2O6 इतना आया। इसमें से वाटर घटाओ, मतलब डबल करके वाटर घटाना है, तो वाटर जब घटाओगे तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए तो क्या आया H4P2O5। तो फॉर्मूला क्या आया, मतलब तुमने 2 डबल किया, डबल करने के बाद वाटर घटाया, जैसे वाटर घटाया तो H4P2O5 फॉर्मूला आया। और जो मॉलिक्यूल था उसी के आगे बस पायरो लगा दोगे, मतलब ये फॉर्मूला किसका है, ये है पायरोफॉस्फोरस एसिड का, पायरोफॉस्फोरस एसिड का, पायरोफॉस्फोरस एसिड का। और इसका डबल करके तनिक अगर घटाओ तो देखो क्या आएगा, इसमें अगर डबल करके घटाओगे तो देखो क्या आएगा, डबल करोगे तो H3PO4 है, इसका डबल करोगे तो H6P2O8 माइनस वाटर करोगे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला H4P2O7। तो ये फॉर्मूला यहां पर क्या आया H4P2O7। अब ये जो फॉर्मूला आया है इसके आगे भी वही पायरो वर्ड ही लगा दोगे, तो चूंकि इक था तो यहां पर पायरोफॉस्फोरिक आ जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक आ जाएगा। तो 4 तो याद हो गए ना, कोई बहुत कठिन तो नहीं है। एक फास्फोरस, एक फॉस्फोरिक, एक अर्थो उन्हीं को कहते हैं। डबल करके वाटर निकालेंगे तो पायरोफॉस्फोरस या पायरोफॉस्फोरिक। तो ये 4 तुमको याद हो गए नाम, ठीक। नाम याद रहेंगे तब तुम फॉर्मूला लिख पाओगे, नाम और फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो स्ट्रक्चर बना पाओगे। पता चला किसी का स्ट्रक्चर कहीं जरूरत पड़ रहा है, तो फॉर्मूले नहीं याद आ रहा तो स्ट्रक्चर बनाओ भैया किसका, और नाम ही नहीं किसी का कंफर्म है। तो अब ये नहीं है कि एग्जाम के टाइम तुम उठे और रट के चले जा रहे हो कि पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5 और इतने तुम टैलेंटेड हो कि पूरा केमिस्ट्री का एग्जाम पढ़ के जाओगे तुमको याद भी रहेगा ये चीज। अब पी के आगे 2 लिखा था कि 1 लिखा था, कैसे, या तो तुम 1000 बार तो रिवाइज करो। तो इसलिए एक टेक्निक लगा के याद करने की कोशिश करो। अब नेक्स्ट देखो, यहां पर अब 2 वर्ड हैं, एक है हाइपो, एक है मेटा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो पहले। देखो यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +3 + x + 2 - 2 = 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, ये निकला 1, यहां पे निकला +1। यहां पे निकालो +1 x 3 - 2 = 0। तो इधर -6 +5 आ रहा है क्या यहाँ पे, ठीक। मेटा का मतलब तुम ऐसे याद रखो, मेटा का मतलब नॉर्मली जब वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, अगर नॉर्मली वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, किसी से भी नॉर्मली वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, जो भी फॉर्मूला से नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो तो मेटा नाम आ जाएगा। मेटा का मतलब जैसे ये था, अब इसमें से तुम नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो एक H2O निकला तो एक H ही बचा, और PO2 नहीं, हाँ 4 था ना, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने। ऐसा इसमें करोगे तो वही HPO2 आ जाएगा, HPO2 का फॉर्मूला फिर वही आ जाएगा मेटाफॉस्फोरस। और मेटाफॉस्फोरिक बनाना है तो इसमें से वाटर निकाल दो। वाटर निकाल देने का मतलब जैसे एक H2O निकालोगे तो एक H बचेगा, एक P बचेगा, एक 3 बचेगा। तो मेटा वर्ड जब एक ही वाटर मॉलिक्यूल निकाला जाए तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड। डबल करके वाटर निकालोगे तो पायरो, डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो मेटा आ जाएगा। और हाइपो एक्चुअली तब यूज किया जाता है जब कोई लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में, देखो नीचे लिखा भी है ऑक्सीडेशन नंबर लोअर। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, लेकिन उसी का ही एक ऑक्सो एसिड बनाओ जिसमें उससे भी कम ऑक्सीडेशन नंबर हो, तब वहां पे हाइपो वर्ड यूज होता है। हाइपो का कोई ट्रिक नहीं है, मतलब उसका कोई खास फॉर्मेट नहीं है। रूल यही कहता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका लोवेस्ट है, अगर उससे भी कम, जनरल वाले से भी अगर कम ऑक्सीडेशन नंबर में कोई हो तो उसके लिए हाइपो वर्ड लगा दिया जाता है। तो ओवरऑल जितने भी वर्ड बन रहे थे वो सारे मैंने बताया। अस पहले नॉर्मल वाले 2 हो गए, +3 +5, उसमें से अस जिसमें +3 है, इक जिसमें ज्यादा है। अर्थो उन्हीं के आगे लगाया जा सकता है, लगाओ या ना लगाओ, तो अर्थो फास्फोरस बोलो चाहे अर्थो फास्फोरिक बोलो, या केवल नॉर्मल बोलो फास्फोरस फास्फोरिक।
डबल करके जब आप वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो पायरो वर्ड लग जाएगा, केवल वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो मेटा वर्ड लग जाएगा, और जो ऑक्सीडेशन नंबर है उससे जस्ट कम वाला ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो ऑक्सो एसिड होता है उसके लिए हाइपो वर्ड लगाया जाता है। इस इतने कॉन्सेप्ट की बेसिस पे अब अगर तुम ऐसे लिख लिख के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके नाम याद करोगे तभी केवल नाम याद हो सकते हैं, और अगर नाम नहीं याद होंगे तो तुम्हें कुछ नहीं याद होगा। कुछ नाम जैसे फॉस्फोनिक लिखा है तो फॉस्फोनिक उसका कॉमन नेम है। अब कॉमन नेम तुम ऑर्गेनिक में भी तुमको बताया हूं मैं कि यार वो तो तुमको याद ही करना पड़ता है कि कॉमन नेम याद ही करना पड़ेगा। अब देखो जैसे यहां देखो स्ट्रक्चर, अब इस स्ट्रक्चर पे आओ, स्ट्रक्चर में देखो क्या है, हाइपोफॉस्फोरस, अर्थोफॉस्फोरस, अर्थोफॉस्फोरस का नॉर्मल फॉस्फोरस, अर्थोफॉस्फोरिक का मतलब नॉर्मल फॉस्फोरिक, नॉर्मल फॉस्फोरिक ये होता है और नॉर्मल फॉस्फोरस ये होता है। पायरो का मतलब डबल करके वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो ये हो गया, और हाइपो का मतलब उससे कम वाला। और मैं एक बात बता दूं, जितने स्ट्रक्चर तुम यहां देख रहे हो 4, यही 4 रिपीटेड आते हैं, ज्यादा आते भी नहीं है। ये नहीं कि जितने बन सकते हो कुछ पूछ लेगा, आप एक बार पिछले प्रीवियस में जाके देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, से ज्यादा भी नहीं आता है। अब रहा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर बनाने का फिर से वही रूल, थोड़ा ध्यान समझिएगा। मैं कुछ रूल्स ऊपर लिख दे रहा हूं, उसी रूल्स की बेसिस पे चलोगे, ठीक है। आप पहले ये याद रखो कि यहां पर जो फॉस्फोरस होगा मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाइएगा, ठीक है। मैक्सिमम उसके जो बॉन्ड बनाएंगे आप लगभग आप ये याद रखिएगा, मैक्सिमम बॉन्ड 5 बनाता है फॉस्फोरस, मैक्सिमम वैलेंसी 5 शो करता है, ठीक है। एक्सटेंडेड वैलेंसी कर सकता है, लेकिन यहां पर ऑक्सो एसिड में मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाएगा। दूसरा रूल, एक फॉस्फोरस डबल बॉन्ड के साथ एटलीस्ट तो होगा ही होगा, एटलीस्ट एक फॉस्फोरस डबल बॉन्ड के साथ तो होगा ही होगा। ये रेस्ट जितने भी, ये याद रखा, रेस्ट ऑक्सीजन फॉर्म OH, ये रूल डायरेक्ट याद रखना, जितने भी रेस्ट ऑक्सीजन है वो फॉर्म OH, वो OH बनाएंगे ही बनाएंगे। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो, और बाकी तुम एडजस्ट कर लोगे। फिर जब ये 3 चीजें याद रखोगे फिर स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। मैक्सिमम फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, हर फॉस्फोरस कम से कम एक डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा ही होगा, और बाकी के जितने ऑक्सीजन है वो OH के साथ जुड़े होंगे। ये रूल याद रखो। अब एक एक करके स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान दो। जैसे H3PO2, H3PO2 में पहले फॉस्फोरस 2 ऑक्सीजन है तो उसमें से एक डबल बॉन्ड O के साथ आएगा ही आएगा। ध्यान सुनिएगा, बाद में मुझे मत बोलिएगा यहाँ स्ट्रक्चर आता है, लुईस डॉट नहीं आता, इसलिए बहुत प्रॉब्लम नहीं है। लुईस डॉट भी आएगा तो ऑक्टेट जबरदस्ती कंप्लीट करना है खाली। अब एक ऑक्सीजन बच रहा है, मैंने क्या कहा था, रेस्ट ऑक्सीजन OH के साथ, तो ये OH के साथ बच गए। हाइड्रोजन कितने कवर हुए, एक ही, 2 हाइड्रोजन भी बच रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन नॉर्मली जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन नॉर्मली जुड़ेंगे, ठीक। आगे देखो H3PO3 में देखो स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3, H3PO2 हो गया, अब H3PO3 में एक फॉस्फोरस, आपको मालूम है कि एक डबल बॉन्ड O आएगा ही आएगा। जितने ऑक्सीजन बच जाएंगे, 2 ऑक्सीजन बचे, वो सब OH के साथ आएंगे, तो 2 OH यहां बन गए। H अब कितना बच रहा है, एक H, तो एक H सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, तो इसका स्ट्रक्चर आ गया। अगला स्ट्रक्चर देखो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर किसका है, H3PO4 का। H3PO4 का मतलब अर्थोफॉस्फोरिक या केवल फॉस्फोरिक। सेम वही रूल कि भाई P डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O देना है आपको, बाकी जितने बचेंगे O, 3 O बच रहे हैं तो तीनों OH के साथ, जितने बच रहे हैं वो तीनों OH के साथ, ठीक है। और आपको ये मालूम है कि फॉस्फोरस मैक्सिमम बॉन्ड 5 बना सकता है, 5 बन गए, और H भी नहीं बचे, H भी कवर हो गए, तो कोई मतलब धर्म संकट वाली बात भी नहीं आई। अगला फॉर्मूला देखो, H4P2O7। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 2 फॉस्फोरस है तो दोनों फॉस्फोरस अलग अलग बना लिया जी। आपको मालूम है कि हर फॉस्फोरस को एक डबल बॉन्ड O देना ही देना है, बिल्कुल दे दिया हमने डबल बॉन्ड O। जितने ऑक्सीजन बचे, कितने बचे ऑक्सीजन, बचे हैं ऑक्सीजन 2 हटा दिए तो 5 में से जितने ऑक्सीजन है वो OH के साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले 4 को OH के साथ मैनेज करो, तो एक OH इसको दे दिया, एक OH इसको दे दिया, जो 4 ऑक्सीजन बचे पहले उनको OH के साथ मैनेज करो। अगर हम बाकी एक ऑक्सीजन और बच गया उसको भी OH के साथ किसी को दे देंगे तो ये आपस में बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, दे तो देते हैं हम लेकिन आपस में बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। इस वजह से मजबूरी के कारण ये जो बाकी का ऑक्सीजन है वो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। मैं तुमको बता दूं, इवन IIT मेन में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ मेनी POP बॉन्ड आर प्रेजेंट इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। मतलब भाई बस ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, बाकी समय बेसिसिटी पूछ रहा है, इसमें थोड़ा ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। टिक करना होगा कि बताओ पायरोफॉस्फोरिक एसिड में हाउ मेनी POP बॉन्ड दे आर देयर, तो एक ही POP बॉन्ड है, मतलब बीच में जो ऑक्सीजन ब्रिज का काम कर रहा है, कितने ब्रिज ऑक्सीजन एटम आर देयर, हाउ मेनी ब्रिज ऑक्सीजन एटम आर देयर, तो ऐसे आ जाएगा। अब
लगभग स्ट्रक्चर तुम समझ गए हो, मुझे बस 5 मिनट और चाहिए, देन यू आर फ्री। एक बात सुन प्यारा बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 5 मिनट नहीं थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लेकिन अब मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करने हो जाएंगे फिलहाल। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा बेसिसिटी का क्या मतलब था? अभी बताया था फरहान, बेसिसिटी का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ OH, सर नंबर ऑफ OH आयंस। यार अजीब, नंबर ऑफ बेसिसिटी नंबर ऑफ H प्लस आयन होगा। नंबर ऑफ एक्सटेंस है। बेटा पहले तो आपस में एक ही बताओ, नंबर ऑफ OH माइनस नहीं होता है उसी बेटा, बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन। कौन कितने H प्लस आयन डोनेट करता है, कौन कितने H प्लस आयन रिलीज करता है, वही बेसिसिटी होता था। जैसे HCl की बेसिसिटी कितनी होती थी? 1। यहां कहां से OH आ जाएगा HCl के अंदर? तो अब बेसिक रूल को थोड़ी बोलो कि नहीं तुमको थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो उसके चक्कर में। हाँ ये बात जरूरी है कि हम OH को देख के ही बताएंगे, क्योंकि यही यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। क्या इंटरेस्टिंग फैक्टर है? कि जो H प्लस रिलीज होता है वो ये वाला नहीं रिलीज होता है। ये बड़ा अजीब है कि जो डायरेक्ट फास्फोरस के साथ जुड़ा है वो H नहीं रिलीज होता है। कारण ये है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहां नहीं ज्यादा है, रिलीज यही वाला H होता है जो O के साथ जुड़ा है। क्यों? क्योंकि यहां पे पोलैरिटी आ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काम भर का है, इसकी वजह से जो H प्लस रिलीज होता है वो OH से ही निकलता है। लेकिन अब ये एक अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप टीचर से डिस्कस भी कर सकते हो। अगर कोई तुमको बोले कि हाँ ये बात सही, कितने OH है, नंबर ऑफ OH, उसको तुम बेसिसिटी बोलो तो एक बार समझ में आता है। लेकिन अगर कोई तुमको ये पढ़ा रहा है कि कितने OH माइनस कोई रिलीज करता है, जैसे ये है, यहां तुम देखो कि कितने एक OH माइनस रिलीज, टीचर कभी कभी गलती भी कर देते हैं कि कोई कहे कि एक OH माइनस रिलीज हो रहा है, यहाँ 2 OH माइनस रिलीज होंगे, यहाँ 3 OH माइनस रिलीज होंगे, इस वजह से कोई बोले कि बेसिसिटी है। ये गलत रूल है, ये बिल्कुल गलत बात है। OH माइनस को बेसिसिटी कहते ही नहीं है, इसको एसिडिटी कहते हैं, और ये तुमने पढ़ा है 10th से पढ़ा हुआ है, तो अपने 10th के कॉन्सेप्ट को थोड़ी बदल दोगे। यहां रिलीज H प्लस ही होगा, लेकिन H प्लस कौन रिलीज करेगा? ये OH, क्योंकि ये बॉन्ड यहां से नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड O और H से टूटेगा, तो रिलीज कौन कर रहा है? H प्लस, OH ही रिलीज कर रहा है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जितने OH हैं उतनी ही बेसिसिटी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि OH माइनस कितने रिलीज हो रहे हैं। यहां OH माइनस रिलीज ही नहीं होता है, ये एसिड है तो H प्लस ही रिलीज होगा। इस वजह से OH को देख के भले हम बेसिसिटी बताते हो, लेकिन बेसिसिटी का असली मतलब होता है नंबर ऑफ OH, नंबर ऑफ H प्लस रिलीज बाई एनी मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज बेसिसिटी। हाँ वो H प्लस रिलीज करता है OH ही, क्योंकि O और H के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसलिए उसी को देख के ही बताया जाता है। यहां बेसिसिटी कितनी है? 1। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2 OH है तो 2 है। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 3। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 4। टिक करने के लिए भी आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि फास्फोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है? 3। फास्फोरस एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है? 2। जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर बनाओ, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो 2 सेकंड के अंदर आप फॉर्मूला बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, बेसिसिटी निकाल ले जाओगे। मेरी ये चीज समझ में आ रही है अभी का जो मैंने पढ़ाया था? अभी क्या मैंने क्या यहाँ पर बोला है, अभी जो मेन कॉन्सेप्ट बता रहा था मैं? तो बेसिसिटी का जो H निकलेगा वो OH की उससे निकलेगा। हाँ, मतलब बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ H प्लस आयन, वो H प्लस OH से निकलता है, इसलिए हम OH काउंट करते हैं। लेकिन कोई तुमको ये पढ़ाए कि OH माइनस कोई कितने रिलीज करता है, वो है बेसिसिटी, ये गलत है। फास्फोरिक एसिड OH माइनस रिलीज ही नहीं करता है, वो H प्लस ही रिलीज करता है, हम H प्लस से ही बेसिसिटी डिफाइंड करते हैं, और वो H प्लस यहाँ पर कॉन्सिडेंटली OH से रिलीज होता है। ये चीज याद हो जानी चाहिए। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई फरहान और कोई भी बच्चा? यहाँ तक चीज क्लियर है ना? आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दो। यस सर। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जितना अभी आपने पढ़ा उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ, और फिर आप लोग फ्री हो। थोड़ा लगे भी तो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, बीच बीच में क्वेश्चन तो मैं बता भी रहा था, लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एक्सिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन इसके बावजूद भी पेंटाहालाइड नहीं बनाता है। आंसर बताओ। नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, लेकिन पेंटाहालाइड नहीं बनाता है, क्यों? बताओ। डी ऑर्बिटल नहीं होता सर? हाँ तो ये बोलो डी ऑर्बिटल। वेरी गुड, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, सो कैन नॉट एक्सटेंड देयर वैलेंसी, अपनी वो वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता है, इसलिए पेंटाहालाइड नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH3 का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से कम क्यों होता है? जिससे मैं पूछूं
अच्छा कोई भी एक लो बता दो। PS3 का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से कम चाहिए होता है। क्या? क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाँ, जस्ट बिकॉज दैट इन बिटवीन अमोनिया मालिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। मतलब ये जो अमोनिया के मालिक्यूल होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करते हैं मेरा बच्चा, बनाते हैं। मैं अभी इसका वो भेज दूंगा PPT, मतलब वो PDF फाइल बना के, ठीक है, तो आप उससे देख सकते हो। दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बट फॉस्फीन PS3 कांट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। और आपको मालूम है कि मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी तरीके का फोर्स होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसलिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लास 11 का है। व्हाई द पेंटाहाइलाइड आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहाइलाइड। मतलब PCl5 हो गया और PCl3 हो गया, तो ये क्यों ज्यादा मोर कोवेलेंट है, बताइए कोई आंसर। क्लास 11 पढ़ के आया सभी लोग, पढ़ाया था मैंने केमिकल बॉन्डिंग में, तो ये तो बता दो यार, तुम लोग क्लास 11 पास हो। सर फजान सर हाँ ठीक है यस सर, ऑक्सीडेशन डिस्टिंक्शन से स्टेट जो होता है। सर हाँ, फजान रूल बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल सही मानस, तुमने दिल जीत लिया बेटा आज। ठाकुर मानस तुम ही बताए हो क्या आंसर, और श्रेयांश बताया ना। हाँ सर। अरे यार, मैं ठाकुर मानस सिंह बेकार है। श्रेयांश तुमने दिल जीत लिया बेटा, ठीक, मैं कंफ्यूज हो गया था। तो अब यहाँ पर देखो, पेंटाहाइलाइड में यहाँ फजांस रूल लगता था। क्लास 11 में सब लोगों को मैंने पढ़ाया था फजांस रूल। फजांस रूल ये कहता था कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है या जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना खींचता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो +5 क्लोराइड आयन जो है उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, इसलिए मोर कोवेलेंट कैरेक्टर क्रिएट होगा। तो आप आंसर यही लिखोगे बस, ड्यू टू फजान रूल्स, और ये ऑक्सीडेशन नंबर दिखा देना, दोनों के फॉर्मूला लिख के दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा देना, और एक लाइन लिख देना ड्यू टू फजांस रूल, वो अपने आप समझ जाएंगे। ड्यू टू फजांस रूल PCl5 इज मोर कोवेलेंट देन PCl3। केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि जिस पे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आता है। अगला, BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सारे हाइड्राइड में BiH3 ही सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन क्यों होता है, गौर बताओ, गौर या इला में से कोई। सारे हाइड्राइड में से BiH3 ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सर हाइड्रोजन वो डिसोशिएट कर सकता है। हाँ सही है, आप कहोगे नीचे आने पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, सो H कैन इजिली रिलीज, बॉन्ड कमजोर हो जाता है, और जो H प्रोवाइड करता है वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो BiH3 कैन प्रोवाइड H वेरी इजिली, BiH3 कैन प्रोवाइड H मोर इजिली टू एनी अनदर। जो जल्दी H प्रोवाइड करेगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, और आपको मालूम है कि नीचे आने पे H जल्दी रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन, वाई NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट PS3 कैन नॉट। मुझे बताओ विजन, NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है लेकिन PS3 नहीं बनाता, क्यों? नहीं आता ये। वाह, तो पता नॉर्मली होता है। हाँ फॉन आयुषिया तो बिल्कुल सही। मतलब नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और केवल ओनली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वही केवल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जैसे अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन है तो यही क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मुझे इसका आंसर अथर स्वरूप आंसर बताओ इसका, अथर स्वरूप या हर्षकांत में से, कि जो नाइट्रोजन होता है ये इस तरीके के बॉन्ड को नहीं बना सकता है। फास्फोरस तो देखो इस तरीके का एग्जिस्ट करता है बॉन्ड, लेकिन नाइट्रोजन इस तरीके का नहीं बना सकता है। बट R3N डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं तुम बताओ रोहित। क्योंकि वो d ऑर्बिटल कंटेन नहीं करता, तो हाँ, अथर भी सही था कि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वर्ड बोलना था, d ऑर्बिटल के साथ एक्स्ट्रा वर्ड बोलना था, जो दोनों को बोलना था, वो ये कि नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म, जो एग्जामिनर चाहेगा ये वर्ड, कैन नॉट फॉर्म p pi d pi बॉन्ड। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म p pi d pi बॉन्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। तो देखो जितना पढ़ाया हूं मैं उसी से क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं सारे। अगला क्वेश्चन देखो, NH3 इज बेसिक, भाई BH3 इज फीबली बेसिक। NH3 फिर यहां पर आ गया BiH3, बिस्मिथ ट्राइहाइड्राइड अमोनिया, ये बेसिक तो है और ये भी बेसिक है, लेकिन ये थोड़ा कम बेसिक है, मतलब लेस बेसिक है, और ये ज्यादा बेसिक है। तो अमोनिया इज हाईली बेसिक, क्यों? कौन बताएगा आंसर? अविका बोलो, कुछ आंसर बताओ। मुस्कान पांडे, अविका, कोई भी आंसर बताओ। जीत, कोई बताओ।
हाँ ये भी सही है, डाउन द बेसिक करेक्टर डिक्रीज, ये भी सही है। अदरवाइज आप ऐसे बोल सकते थे कि अमोनिया में नाइट्रोजन का साइज बहुत स्मॉल है, साइज स्मॉल होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर हाई होता है। तो आप बोलोगे इन अमोनिया सेंट्रल एटम हैव स्मॉल साइज सो हैव द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सो इजीली कैन लूज द इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी लूज नहीं, हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसके कारण वो ज्यादा बेसिक होते हैं। नहीं याद आ रहा तो ऐसे ही सीधे बोल दो कि नीचे आने पे बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता है, बस बात खत्म, तो उससे भी काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन सो कैटेनेशन प्रॉपर्टी लेस देन फास्फोरस, कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? अफान बताओ कैटेनेशन क्या होता है? क्लास 10 का क्वेश्चन है, इसीलिए तुम पे मैं आया हूं। सर प्रॉपर्टी टू मेक लॉन्ग चेन्स। लॉन्ग चेन, सर सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी। लॉन्ग चेन की जगह पर बोलो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, ये वर्ड ज्यादा अच्छा रहता है। कभी कोई पूछे तो सेल्फ लिंकेज बोलो। सर वो कार्बन वाले में लॉन्ग है। अरे बेटा लॉन्ग चेन का मतलब हम दूसरे के साथ कंबाइन करके लॉन्ग चेन बना सकते हैं, तो वो वर्ड थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना, थोड़ा सेंटेंस शब्द नहीं रहेगा अच्छा। लॉन्ग चेन मतलब सेल्फ लिंकिंग बोलेंगे ना? हाँ लॉन्ग चेन बोलो, लेकिन सेल्फ लिंकिंग के थ्रू द सेल्फ लिंकिंग, तो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी उन्होंने कैटेनेशन। तो नाइट्रोजन की जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है वो थोड़ी खराब है फास्फोरस के कंपैरिजन में, मतलब फास्फोरस के साथ इजीली कंबाइन हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन का बॉन्ड बहुत कम देखा होगा। तो क्यों इसका सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी? सर क्योंकि नाइट्रोजन के बॉन्ड वीक होते हैं, क्योंकि एनएन सिंगल बॉन्ड वीक होता है। बेटा ये ना बोल देना नाइट्रोजन के बॉन्ड वीक होते हैं, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड लगता है और ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सर रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पर बोलोगे कि नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड भले बना लो साइड बाय ओवरलैप करके, लेकिन नाइट्रोजन से बड़ी इजीली नहीं जुड़ता है। एक बन गया फिर अगला जुड़ने के लिए मना करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है। आप बोलोगे नाइट्रोजन हैव एक्सेप्शनली वेरी स्मॉल साइज, एक्सेप्शनली हैव वेरी स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है? स्मॉल साइज होने की वजह से ये होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, घनी होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब आपको मालूम है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घनी होगी और आपस में बॉन्ड बनाने के लिए दो नाइट्रोजन पास में आने की कोशिश करेंगे तो इनमें रिपल्सन लगेगा। So more electronic repulsion occur between nitrogen and nitrogen in comparison to phosphorus and phosphorus. That's why the catenation property of nitrogen is weaker in comparison to phosphorus. मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो एक दूसरे के जब क्लोज आने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगने लगता है, इसकी वजह से वो खुद के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते हैं।